see some new faces. मेरे ख्याल में आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, तो कितने बच्चों ने लास्ट क्लास ऑनलाइन अटेंड की थी आपने? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे जो ग्रुप में एडेड नहीं है? तो नहीं, जो एडेड है वो क्यों नहीं है? तो मैंने, चलो मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा देता हूँ। मैं शेख बिलाल हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, मैं आई जस्ट वांट टू गेट इट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ऑनलाइन वालों को आई होप सो आवाज आ रही होगी, ठीक है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, बेटा एक मिनट, जरा टेक्निकल इशू। हाँ यार, पैसे की बात नहीं है, मसला ये है कि वो जो है ना, फिर मसला सबसे बड़ा ये होता है कि वो मेरे नाम पे जब वहां बचा, तो वो बच्चा कहता है कि सर मैंने वहां पेमेंट कर दिया, अब आप क्लास में, ये कौन सा तरीका, मतलब मेरी गुडविल थोड़ी सी खराब हो रही है। खैर, मैंने आपको लास्ट क्लास पे बताया था, मेरा हमेशा का टेक्निकल इशू। मैंने आपको लास्ट क्लास पे बताया था कि मैं जो हूँ वो आई बीन वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर since now more than maybe more than for 7 years, 7 साल हो चुके हैं मुझे। और मैं इस वक्त जो हूँ एक ऑडिट, एक स्टील कंपनी के अंदर जो है वो हेड ऑफ, आई एम अबाउट टू बिकम हेड, मैं ये हेड ऑफ नहीं, एक्टिंग हेड कह सकते हैं। एक सेकंड। सही है बेटा। तो अमरेली स्टील्स का नाम आपने सुना नहीं सुना? मैं उसके अंदर जो हूँ इंटरनल ऑडिट मैनेजर की पोजीशन पे हूँ। और साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ बच्चों को अंदाजा होगा, मैं स्पेसिफिकली इस मार्केट के अंदर जो टीचिंग रिलेटिंग टू स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर है, इसको 2018 सितंबर 2018 से पहली बार पेपर इंट्रोड्यूस किया गया था, उस दिन से पढ़ा। यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर मैं जीएल की बात करता हूँ, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको काफी डिटेल नॉलेज मांगता है। अच्छा, हमारे पास इस मरतबा कुछ डिफरेंट, हर मरतबा हमारे पास आइडिया जाते हैं, तो हमारे पास ज्यादा से बच्चे माशाल्लाह, तो वो आप लोगों को थोड़ा सा इसका अंदाजा होता रहेगा वक्त के साथ में कि किस तरीके से एक चीज आपसे क्या डिमांड करते हैं। कितने बच्चे हैं जो ज्यादा से? एक और जो मुकाम है। तो बेसिकली हमारे पास जजेस से भी इंडिविजुअल मौजूद है, जो आपका एक ट्रांजिशन पीरियड होगा। थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर में फर्क नजर आएगा। यहाँ पे हमें काफी डिटेल में जाना पड़ता है, वहाँ पे टीचर से दोस्ती करनी पड़ती है, यहाँ ऐसा मामला है। ऐसा है ना? नॉट रॉन्ग? नहीं, अच्छा ऐसा है, तो मैं टीचर पसंद नहीं। तुम लोग डिटेल आ रहे हैं? अच्छा, if you don't mind me asking.
इन्हीं के साथ है वो लग रहा है पढ़ा नहीं। ठीक है, तो आई एज्यूम 3.5 के लिए 3.5 से। खैर आपको मॉल का बहुत फर्क नहीं नजर आएगा क्योंकि वो भी बैंगलोर में, ये भी बैंगलोर में, आपको ज्यादा इतना एक रूम से दूसरे रूम घूमना है, आप भी वहां पे भी आओगे। So I guess you must be in the same place as you were before. तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर में हम जो आज की सबको हैंडआउट मिल नहीं मिला, कितने लोगों को नहीं मिला? अच्छा मैं आपको एक कॉपीज करवाता हूँ। हम मैंने जो अभी हैंडआउट दिया ना, हम पहले उससे बात कर रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधा। मैं अपना कोर्स स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू वेट। मैंने आपको एक चीज में आपको आइडेंटिफाई और कर देता हूँ भाई। हमारी जो क्लासेस है, हम आपका पेपर कब है आपको पता है सबको? 8 ऑफ दिसंबर, 8 दिसंबर को डिफाइंड है इनका, इनकी तरफ से फिक्स डेट 8 ऑफ दिसंबर को आप जाके पेपर में बैठे। ठीक है, इट्स अ 4 आवर एग्जाम। मैंने पहले भी लास्ट क्लास में भी इस पर बड़ी डिटेल में बात की थी। 4 आवर एग्जाम होने के साथ साथ 3 घंटे आपने राइटिंग टाइम पे लगाना है, 1 आवर जो है आपने रीडिंग टाइम पे लगाना है। स्पेसिफिकली इस एग्जाम के अंदर आपकी प्रायर नॉलेज काम आएगी, जिसमें आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होती है, जिसके अंदर आपकी लीडरशिप की नॉलेज है, जिसमें आपको थोड़ा सा लॉ भी काम आता है, जिसमें आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी काम आती है, जिसमें आपकी कॉस्टिंग का भी मामला बीच में यूज होगा, जिसमें आपके पास जो है वो लॉ और दूसरे पेपर्स भी बीच में इस्तेमाल होगा। तो कुछ ना कुछ हद तक हमारी प्रायर नॉलेज काम आती है। मुझसे एक स्पेसिफिक सवाल जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर एसबीएल शुड बी द फर्स्ट पेपर और द लास्ट पेपर ऑफ प्रोफेशनल, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इट शुड बी द फर्स्ट पेपर बिकॉज़ इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्किल पेपर। ये एक तरह से मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट पेपर कहलाता है, एमएसए टाइप पेपर। मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट मींस कि पुरानी सारा स्किल उठा के एक सब्जेक्ट के अंदर आपको टेस्ट करना है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पेपर एज वेल। इसकी प्राइस आपको पता है मोर देन 70,000 रुपीज इसकी प्राइस है, और मतलब पेपर देने की। ठीक है, और आपको पता है इस वक्त डॉलर जो है वो एक बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा है, और यहाँ पे भी आपने 35,000 रुपए दिए होंगे फीस के देंगे, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि आप मुझ पर इस वक्त जो है वो 1,50,000 का भरोसा करके बैठा है हर बंदा। 1,50,000 का ही है ना, एक ट्रस्ट लेवल आपने मुझ पर डेवलप किया, वो 1,50,000 पे की। तो इस ट्रस्ट लेवल पे आपने मुझे अकाउंटेबल ठहराना है। आप क्यों गई है? क्योंकि अब आप मुझे हर जगह पे टेस्ट करेंगे और क्वेश्चनिंग सिनेरियो में मुझे लेके आएंगे, बिकॉज आपका एक बहुत सारा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया गया। मोर देन 1.5 लाख रुपीज मीन्स अ लॉट, राइट? तो आप 1.5 लाख रुपए का भरोसा करके बैठे हैं एक टीचर के ऊपर। आप किसी सब्जेक्ट में इतना भरोसा करके नहीं बैठे थे जितना आज इस सब्जेक्ट में। तो मैंने आपको ये बात बता दी कि देखिए मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, बट यू हैव टू मेक मी अकाउंटेबल। अगर आपको लगता है कि सर इसमें 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन और करवा दें तो आप मुझे बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि सर मैंने 10 सवाल दिए हैं आपने 8 चेक किए, तो आप मुझे बोलेंगे कि बाकी के 2 भी चेक। मैं इसको बुरा नहीं मानता। देखिए मेरी और आपकी एज इतनी फर्क नहीं है, आप मुझसे 2 साल ही बड़े हो, लेकिन मेरे और आपके एक्सपीरियंस में कुछ फर्क है। और वो जो फर्क है ना, वो सिर्फ इतना सा फर्क है कि आई नो हाउ टू मेक पीपल क्लियर दिस एग्जाम एंड यू शुड नो हाउ टू क्लियर दिस। मेरा लास्ट हिस्टोरिक रिजल्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मेरे लास्ट बैच का ओवरऑल ग्लोबल रिजल्ट था 50% ग्लोबल, एंड हमारे बैच का था 65%। तो इसका मतलब ग्लोबल से 15% ऊपर गया। लेकिन मैं आपको बताऊं ये एक बड़ी क्या कह सकते हैं सुपर कोटेड फिगर है। उसका रीजन भी देता हूँ क्यों। एसबीएल ना एक अंग्रेजी का एग्जाम है, पाकिस्तानी हर चीज में अच्छे हैं सिवाय अंग्रेजी। तो ग्लोबल रिजल्ट होने का मतलब पता है? ग्लोबल रिजल्ट होने का मतलब है कि गोरों का रिजल्ट हमसे बेहतर आना चाहिए, अज्यूमिंग कि उनकी अंग्रेजी हमसे बेहतर है मदर टंग। तो एक्चुअली पाकिस्तान का अगर ओवरऑल देखेंगे ना तो इट शुड बी 40%, और जो हमारे पास रिजल्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान का है। नहीं है तो बाहर के बच्चे भी, लेकिन वो सारे जो उर्दू समझते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट आया है 65%। तो 65% इन कंपैरिजन टू 40% मींस मैंने कोई 25% का एक एडिशनल मार्जिन टीएसए को या ओवरऑल आपकी कम्युनिटी को दिया, जो कि फायदा गया। लेकिन इसमें एक बुरी साइड भी देखो, देयर आर स्टिल 35% स्टूडेंट्स फेलिंग दिस एग्जाम। और ये मैं आज आपको दोबारा बता दूं, आपने से भी 35% फेल होंगे। मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये नहीं हो सकता कि एसीसी का रिजल्ट 100% आ जाए, और प्रोफेशनल सीरीज में से तो नहीं हो सकता। तो बॉस
Make sure that you are in the 65% and not the 35%. I assume कि आप सब में capability है, आप में से लेके आप तक, आप में से लेके आप तक, everyone is capable of doing this. इसमें किसी का कोई additional नहीं है मामला कि सर मैं पास करूंगा या मैं पास करूंगा, बट मुझे एक चीज पे बड़ी गारंटी और मुझे अल्लाह पे बड़ा भरोसा है कि बॉस ये एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर रिजल्ट 65% से ज्यादा नहीं हो सकता। जिसमें रिजल्ट 65% 70% ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अब 65% रिजल्ट किसका है, जरा ये भी सुन लो। जिस बच्चे ने लास्ट अटेम्प्ट में मुझे 30 to 40 क्वेश्चंस बच्चों की तरह लिख के दिखाया, देखिए मेरा पढ़ाने का ना एक अजीब सा तरीका, नो डाउट आप अपने माँ बाप की नजर में बहुत बड़े हो चुके होंगे, लेकिन मेरी नजर में आप बच्चे ही। नो डाउट आपकी मेरी एज में इतना फर्क नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए जो है ना वो एक फादरली एक ब्रदरली फिगर हूं, और बीइंग अ यंगर ब्रदर मुझे अजम्पशन है कि आप मुझे जो है वो क्वेश्चंस करके दिखाओ। देखिए सर बिलाल जो है ना मामूली से नहीं भागेंगे। लास्ट अटेम्प्ट में आई करेक्टेड 200 क्वेश्चंस ऑफ माय बैच। 200 सवाल करेक्ट करना आपको लग रहा है कि 200 सवाल यार कोई बात नहीं सर, 200 सवाल में आधा पैराग्राफ होगा, नहीं भाई, एक एक क्वेश्चन 6-6 पेजेस पे जाता है, 7-7 पेजेस पे जाता है। और मुझे ये डर लगता है कि जब मैं ऑफिस में बैठ के करेक्शन करने बैठता हूँ ना, तो कुछ स्टूडेंट्स के आंसर ऐसे होते हैं जो विच टेक मी एटलीस्ट 1 hour टू करेक्ट। एक सवाल 1 घंटा लगा देते सर, इसका मतलब है मैं तो अपना काम करने को तैयार हूँ, क्या आप अपना काम करने को तैयार है? अब बच्चों की तरह पढ़ना पड़ेगा भाई इस पेपर को, यार 1.5 लाख का भरोसा है, 2.5 महीने में निकालना है। इस पेपर पे मैं आपको इंसाइट नहीं दे सकता, मेरा जितना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है मैं वो ट्रांसफर करूंगा, मेरा जितना टीचिंग एक्सपीरियंस है मैं वो ट्रांसफर करूंगा, बट द बेस्ट पार्ट दैट आई एम गोइंग टू ट्रांसफर राइट नाउ इज कि मैं आपको वो स्मार्ट टिप्स बताऊंगा जिससे पेपर पास होता है, पेपर सीखा नहीं जा सकता डायरेक्ट। ये एक एक्सटेंसिव पेपर है, इसे पढ़ना और पास करने में फर्क है। हम तसल्ली से नहीं पढ़ रहे। इसकी किताब अगर आप देखेंगे तो 600 पेजेस की, लेकिन मेरे नोट्स देखेंगे तो 100 पेजेस की। वो इतने स्मार्ट नोट्स हैं कि उसमें 600 पेजेस कवर करते हैं। तो इसका मतलब है, और वो assumption ये है कि वो सारी प्रूवन फैक्ट्स है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि आज पहली बार भी करने जा, दीज आर ऑल प्रूवन फैक्ट्स। तो वो प्रूवन फैक्ट्स की बेसिस पे मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 110% अपना कवरेज दीजिएगा। जितने फेस टू फेस वाले बच्चे हैं, जो कराची बेस्ड बच्चे हैं, काइंडली फेस टू फेस क्लास लीजिएगा। जितने ऑनलाइन वाले हैं लाइव ले रहे हैं वो लाइव लीजिएगा। रिकॉर्डिंग पे थोड़ा सा मेरा भरोसा कम इसलिए होता है क्योंकि मैं बच्चे से डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं होता। आप कभी रिकॉर्डिंग में, हमारे पास तीनों चीजें आपको मिलेगी, आप लाइव आ रहे हैं आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आपका पोर्टल बनेगा आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप घर पे मुझे 10 बार देखना चाह रहे देखें, आप सुबह शाम मुझे देखना चाह रहे देखें, देखें लेक्चर, मसला नहीं है। आप फेस टू फेस आ रहे हैं आप आए, मुझे कोई मसला नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई शुड सी योर फेस एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इन अ मंथ। मैं 1 या 2 मरतबा आपका नूरानी चेहरा जरूर देखूं, ताकि मुझे आपके साथ इंटरेक्शन करने में और मुझे आपका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज जज करने में मुझे पता चल सके कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। हाँ ठीक है, मानता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग पे जाते हैं, आप काम भी करते हैं। कितने बच्चे ऐसे जो जॉब कर रहे हैं इस वक्त कहीं ना कहीं? अच्छा, अगर इफ यू डोंट माइंड कहाँ पे कर रहे हो आप? मारवाड़। अच्छा, आप तो मैं मारवाड़ हूँ, समझ गए। यार फ्लैट क्या रेट चल रहा है भाई तुम लोगों में, क्या बेड़ा घर किया हुआ है मान को तुम लोगों ने, उठा के फेंक दिया तुम लोगों ने यार। क्या एक जमाने में यार हम सोचते थे मार्केटिंग में हो गया, फाइनेंस क्या किया, क्या है पानी वानी निकल रहा है उनकी बेसमेंट से। और कंप्यूटर साहब होता डीएचए का बुरा हाल है। मैं खुद फेज 8 में रहता हूँ, हम लोग थोड़े दिनों में नीचे चले गए थे पानी, थोड़े दिनों बाद जब पानी नीचे गया तो हम लोग डीएचए बाहर आए, बड़े बुरा हाल था। बहरहाल जी, मेट्रो अच्छा, एज अ फाइनेंस रजा सिद्दीकी, ये क्या है? और गुड यार, एज अ ट्रेनिंग, गुड, वेरी गुड। और कोई? ये मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, ऑनलाइन में भी अगर कोई है तो बताए। मेरी ख्वाहिश है कि हमारे साथ कॉर्पोरेट के लोग जितने होते हैं ना उसमें मुझे इतना मजा आता है पढ़ाने में। लेकिन चले, गुड, एक अच्छा नंबर हमेशा रहता ही है। चले, अब नाउ वी कैन स्टार्ट। हम जल्दी से स्टार्ट करें।
आप मुझे देख नहीं सकते। टेक्स EY रैपिड, आपका नाम क्या है बेटा? डॉट आ रहे हैं सर। चलिए आगे बढ़ते, मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ हैंडआउट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के 3 पोर्शन है। मैंने दूसरा पोर्शन अभी आपको दिया, हम इससे शुरू करेंगे, ठीक है? ये मेन पोर्शन है और इसके बाद थर्ड पोर्शन के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस नजर आएंगे। हर हैंडआउट के पीछे कुछ सवालात हैं, इसमें नहीं होंगे क्योंकि ये बेसिक हैंडआउट है। थर्ड जो स्ट्रेटेजी का नेक्स्ट पार्ट है उसके पीछे आपको कुछ बेसिक सवालात मिलेंगे, हम वो साथ सॉल्व करेंगे। मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, हम पहले हाथ पकड़ के चलना सीखेंगे, उसके बाद मेन पेपर में उतरना सीखेंगे और आखिर में जाके हम जो है वो वर्कशॉप भी रखेंगे। वर्कशॉप, ये जो आपको पैकेज दिया जा रहा है इसमें सब इंक्लूडेड है। इसमें 5 दिन का वर्कशॉप भी इंक्लूडेड है, इसमें नोट्स भी इंक्लूडेड है, इसमें हैंडआउट्स भी इंक्लूडेड, इसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। बस इसमें एक पास पेपर की बुक है जो आपको इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको इंशाल्लाह विद इन अ वीक मिल जाएगी, यहाँ से वो आपको परचेज करनी पड़ेगी। ठीक हो गई बात? कोई अगर पूरे पास पेपर नहीं खरीदना चाह रहा कि सर 2.5 महीने में पूरे कैसे होंगे, तो आप सिर्फ SBL के खरीद सकते हैं। कोई अगर कहता है कि नहीं सर मैं सारा प्रैक्टिस करने की बड़ा मोटिवेटेड बंदा हूँ, मैं बड़ा प्रैक्टिस करके आऊंगा, तो आप पूरी किताब खरीद सकते हैं। इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी, अगेन आपके एक जिंगर के बराबर है। ठीक है सर, प्लीज शेयर हैंडआउट विद ऑनलाइन पीपल। आई एम शेयरिंग बेटा, 2 मिनट दें मुझे प्लीज। यार बुक में, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने सवाल किया। यार मेरे पास सारे नोट्स बने हुए लेकिन मैं बुक नहीं बनाऊंगा। पता है क्यों? मेरी ना एक अजीब सी नेचर है। वो नेचर ये है कि एक मरतबा अगर बुक बन गई ना तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि मैं चेंज नहीं करूंगा हर अटेम्प्ट में। अब मुझे क्या होता है, मैं हर अटेम्प्ट में इसमें नई चीज डालता हूँ। मैं वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम माई कॉर्पोरेट साइड मैं उठा के इसमें डाल देता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ना इनोवेशन करने में हैंडआउट आसान लगता है। बुक खोलना, इनोवेट करना और फिर उसको प्रिंटर के पास भिजवाना और फिर प्रिंटर से लेके आना वो थोड़ा मुश्किल। तो बेहतर है कि हम हैंडआउट वाइज चले, मैं हैंडआउट दूंगा आपको, बुक वाइज थोड़ा मुश्किल हो जाए। ठीक हो गई बात? मैंने आपको ग्रुप पे भेज दिया है वैसे हैंडआउट नहीं। अच्छा, मैं इसी तरह का एक रेप्लिका सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर भी, बिल्कुल इसी तरह का, बस पूछने का अंदाज सीए वालों का जरा अलग होता है। तो समझे, वहां का भी एक स्ट्रक्चर आपको, या वहां के भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। नूर बेटा मैंने हैंडआउट फॉरवर्ड कर दिए। अमेजोन ब्रांड मैनेजर, यार ऊपर जरा मुझे मैसेज करना, मुझे तुमसे एक काम है अमेजोन से रिलेटेड, मेरा कुछ कुछ इम्पोर्ट मटेरियल। सर लेट्स स्टार्ट नाउ। बड़ा आसान और बेस लेवल का सवाल है, नजर आ रहा है? या एक लाइट ऑन करो, सेट है, शोइंग है तो ये ना। सर चैप्टर नंबर 1 स्ट्रैटेजी से शुरू करना है। स्ट्रैटेजी क्या होती है, किसी भी कंपनी के अंदर स्ट्रैटेजाइज कैसे किया जाता है? हर आज से 10 साल पहले कंपनी को बनाने के तरीके अलग होते थे, आज कंपनी को बनाने के तरीके अलग होते हैं। सर जब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एज अ मैनेजरियल पर्सन बैठता हूँ तो मैं बहुत सी बातें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सुनते हुए ये डिसीजन पे आता हूँ कि दुनिया में बिजनेस सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने का नाम। इफ यू आर गोइंग टू मेक गुड स्ट्रैटेजी, इसका मतलब है यू आर गोइंग टू मेक अ गुड बिजनेस। इसका मतलब एक अच्छा बिजनेसमैन की पहचान एक अच्छी स्ट्रैटेजिस्ट की पहचान। मैंने 5 साल एक रेस्टोरेंट चलाया, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं चलता तो मैं और चलाता हूँ, ठीक है? 5 साल एक रेस्टोरेंट चलाया, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, तो अंदाजा हुआ कि स्ट्रैटेजी, एक चाइनीज रेस्टोरेंट, एक नॉन कन्वेंशनल रेस्टोरेंट मैंने 5 साल कराची की मार्केट में चलाया, ठीक है? ग्रेट वॉल का नाम सुना? ओके, अगेन सुनो, चाइनीज रेस्टोरेंट सुना है ना? हाँ समझिए। तो 5 साल मैंने चलाया। पहले साल लॉस, समझ ही नहीं आता था। दूसरे साल प्रॉफिट, नहीं दूसरे साल लॉस लेकिन कम लॉस, खुशी हुई। तीसरे साल नो प्रॉफिट नो लॉस, पार्टनर और मैंने गले लगा लिया एक दूसरे को, आंसुओं के साथ रो रहे थे। हमें लगा कि यार हमने कुछ अचीव किया।
24 लाख रुपए पहले साल का नुकसान एक हाईली अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन की पहचान होती है। 24 लाख रुपए 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में नुकसान करके बैठा हूं, तो आप सोचो यार अनसक्सेसफुल की तो एक हाइट पे पहुंचा हुआ। 4 लाख रुपए का नुकसान दूसरे साल, एक हाईली सक्सेसफुल लूजर की पहचान कि यार सर आपने 4 लाख रुपए का जो है ना वो नुकसान किया दूसरे साल, नो प्रॉफिट नो लॉस, एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान। एंड 4th ईयर में जितना प्रॉफिट कमाया, मैं आपको नंबर नहीं कोट करूंगा, लेकिन मैंने इतना कमाया कि मैंने पिछले सारे नुकसान और स्काई रॉकेट प्रॉफिट जो है ना वो अचीव किया। मतलब इतना प्रॉफिट अचीव किया कि मैं कह सकता हूं कि मेरी पिछली 10 साल की कॉर्पोरेट इनकम के बराबर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा सैलानी नाम रखो क्या इसके बाद भी। तो यार स्ट्रैटेजीज क्या होती है? इसका मतलब है हर बिजनेसमैन एक स्ट्रैटेजी करता है। आज से कुछ अर्सा पहले हमें नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में बुलाया। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का नाम पता है क्या है? वेरी गुड, आइडियाज को डिवाइस करते हैं। ये शार्क टैंक का पाकिस्तानी वर्जन है, नॉट एग्जैक्टली शार्क टैंक बट समथिंग लाइक दैट। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसी जगह है पाकिस्तान के अंदर जहां पे न्यू बॉर्न बिजनेसमैन को एक 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 सपोर्ट दी जाती है। इंक्यूबेटर एक ऐसी जगह होती है जहां नया पैदा हुआ बच्चा रखा जाता है और उसको मसनूई सांस दी जाती है। तो इसी तरह इंक्यूबेशन सेंटर, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां यंग एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस आइडिया भी दिया जाता है और फाइनेंशियल सोर्सेज भी दिखाई जाती है। देखिए बिजनेस का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? फाइनेंस। मैंने जब रेस्टोरेंट स्टार्ट किया तो यकीन माने मुझे बैंक वालों ने दुत्कार दिया था। मैं गया था लोन लेने, मैं गया था सूद लेने, अल्लाह ने बचा लिया। बैंक वालों ने बहुत बोला, बहुत हम आपको सूद नहीं दे सकते, हम आपको इंटरेस्ट नहीं दे सकते, बिकॉज़ वी आर नॉट लायबल टू गिव यू इंटरेस्ट ऑन अ बिजनेस व्हिच हैव नो फ्यूचर। मुझे बैंक वाला बोलता है यार तुमने चाइनीज रेस्टोरेंट खोल के बारबेक्यू खोलते तो सोचता। सोचो यार बैंक वाला मुझे बोल रहा है चाइनीज रेस्टोरेंट ओपन किया, बारबेक्यू का रेस्टोरेंट तो मैं सोचता चाइनीज पता नहीं चले ना चले, इतने खड़े हुए चॉप चॉप वॉक उठा लो, मियाको उठा लो, जिंजर उठा लो, तुम्हारा तुम क्या ऐसा करोगे कि तुम्हारा रेस्टोरेंट ज्यादा अच्छा चले? तो ही बेसिकली सेड नहीं सर मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। तो इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो स्ट्रैटेजीज बनाता है। सर स्ट्रैटेजिस्ट की ना पाकिस्तान में बहुत कम मिसालें मिलती हैं कि यार कोई ऐसा बंदा जो वॉरेन बुफे की तरह बैठा हुआ हो एंड लोग उसके पास बिजनेस आइडियाज देने जाए। जिस दिन मुझे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में बुलाया, इट वाज अ प्राइड फॉर मी। मुझे बुलाया गया और बोला गया कि सर आप यंग एंटरप्रेन्योर्स की एक विंग को ट्रेन करेंगे हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। मतलब एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक बंदा जो बिजनेस बंद करके बैठा है, उसको बोलने कि आप बताएं कि बाकी लोगों को बिजनेस कैसे चलाना है। And that was the time when I decided कि सर कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी दुनिया में होती हैं कि वॉरेन बुफे को लोग 1-1 करोड़ रुपए देते हैं सिर्फ बिजनेस आइडिया को जनरेट। Do you know who Warren Buffett is? Investment होगा। Sir, he is the investment tycoon of the world, not of a specific region. उसका एक डिनर टेबल सजता है, हर रोज 100 लोग उस डिनर टेबल पे बैठते हैं। Every single individual is going to contribute 1 CR, Pakistani 1 CR to sit at that specific table. और उससे सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि सर मैं कैसे अपना बिजनेस करूं। 100 करोड़ रुपए दिन की उसकी सिर्फ इस डिनर टेबल की सेल है। एंड ट्रस्ट मी दिस इज नॉट हिज प्राइमरी बिजनेस। ठीक है, वो सिर्फ स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। 4 घंटे का उसका डिनर होता है, रात 8 बजे से लेकर रात 11 बजे, और उसका सिर्फ ये काम है हाउ टू मेक स्ट्रैटेजी। इसका मतलब एक अच्छा लीडर वो होता है जो अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट होता है। तो आपका सब्जेक्ट कैसे बना? स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर। बिजनेस को लीडर और स्ट्रैटेजी की जरूरत है, दो चीजें बिजनेस डिवाइड होती है। इसका मतलब सर तो फिर स्ट्रैटेजी स्किल बेसिस पे होगी। सर तो कल को मैं भी उठ कर बिजनेसमैन बन जाता हूं, कोई बात नहीं, मैं एक अच्छा यंग एंटरप्रेन्योर बनूंगा या मैं एक एंटरप्रेन्योर बन जाती हूँ। आपकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि जैसे कल सुबह उठे और कुछ फाइनेंस जनरेट करें, लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरह जाए, कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और लोग इससे पैसे जनरेट करते हैं और जाकर बिजनेस में लगा देता हूँ। बिजनेस बनाना तो बहुत आसान काम है। नहीं सर बिजनेस बनाना आसान नहीं है। बिजनेस बनाने के लिए यू नीड टू हैव सम इवैल्यूएटेड इम्पैक्ट्स। अब ये इवैल्यूएटेड इम्पैक्ट्स क्या होता है? इवैल्यूएटेड इम्पैक्ट्स का मतलब है कि लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।
मैं आपको नेशनल इंक्यूबेशन वाली बात दोबारा रिपीट करूंगा कि मैं कब आया था और क्या हुआ था उसमें, और मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग हम ये सोचते हैं। देखो दुनिया में जब भी आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो ना, तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये 3 स्टेजेस क्या क्या होते हैं बेटा? स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग ऑफ द बिजनेस, जिसमें आप करंट पोजीशन देखते हो। चलो मैं तुमसे डिस्कस करता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट टू स्टार्ट अ स्टील कंपनी, सरिया बनाने की कंपनी बनाए? क्यों? क्यों नहीं? मगर बेटा सरिया बनाना है। हाँ जी। क्यों? वो तो रॉ मटेरियल लाएगा, इंपोर्ट भी नहीं करना। 80% तो यहाँ पे बनता है, जरूरत नहीं है इंपोर्ट करने। हाँ, दुनिया टर्शरी की तरफ जा रही है, दुनिया टर्शरी की तरफ जा रही है, आप सेकेंडरी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब लोग घरों में नहीं रहेंगे, हैं रोड पे रुका करेंगे। इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया। 72 CR की एक मशीन आती है, 72 करोड़ की एक मशीन आती है, $0.72 बिलियन, सॉरी $0.72 मिलियन। मैं नटशेल में बात ब्रेक कर देता हूं, मैं जरा आसान बातों में करता हूँ। मुझे जरा बातें बताते हुए ना मजा आता है, फिगर को डिफरेंट वे में कोट करते हैं। और ये मैंने पता किससे सीखा? ये मैंने एक लेमैन से सीखा, एक टमाटर बेचने वाले से। जुम्मे की नमाज के बाद एक जुम्मे को मैं गया, उसमें देख रहा उसको कह रहा है 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। अगले जुम्मे गया तो कहता है 100 रुपए पाव, 100 रुपए पाव। द वे ही मार्केटेड हिमसेल्फ, ट्रस्ट मी, he got the ear of every single individual who came out. 200 रुपए किलो से 100 रुपए पाव। What he did is, इसने अपनी बेस क्वांटिटी सेम रखी, इसने अपनी सेकेंडरी क्वांटिटी को चेंज कर दिया, एंड इस लेवल पे चेंज किया कि पूरी मार्केट हिला दी। लोग इसको एक चांस दे रहे थे यार, 200 रुपए किलो में कम आ रहे थे, 100 रुपए पाव में सुनने जरूर आ रहे थे। और जो सुनने आ रहे हैं इसको आपने मार्केट में एक बार बुलाया। देखिए आज मैंने आपको यहाँ बिठा दिया ना, ये मेरी जीत है। इसका मतलब है कि सर इसके बाद बेचना ये अगले 2-3 क्लासेस का काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगले 2-3 क्लासेस के बाद चेंज हो जाऊंगा, लेकिन अगले 2-3 क्लासेस में आई विल बी एबल टू सेल यू गाइस। और अगर मैंने अपने 2-3 क्लासेस में सेल आउट कर दिया, तो इसका मतलब क्या, मैं अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकता हूँ, या मैं अपनी अक्रूड इनकम को जो है वो जनरेट, सॉरी प्रीपेड इनकम को जनरेट कर सकता हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग? सर स्ट्रैटेजीज क्या थी? मैंने आपसे पूछा कि कितने लोग स्टील बनाना चाहेंगे, आप सबने कहा सर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हेन यू कंसीडर इन मेकिंग अ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। और ये सिर्फ एक फैक्टर आपने बताया, देयर आर मेनी डिफरेंट मॉडल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू आर गोइंग टू स्ट्रैटेजाइज योर investments, and you are going to strategize your reliabilities relating to each and every business model that you are going to create. यहाँ क्या कहता है? कहता है स्ट्रैटेजिक पोजीशन या स्ट्रैटेजिक एनालिसिस पहला पोर्शन होता है। एक कंपनी के मिशन क्या होता है उसके हवाले से देखते हैं, और स्ट्रैटेजिक चॉइसेस क्या होती है किसी भी कंपनी के पास, उसके हवाले से देखते हैं। देखिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ना आपका मिशन और विजन का क्लियर होना बड़ा जरूरी है। एग्जांपल देता हूं, दुनिया में शरिया कंप्लाइंट कंपनी थी। मेरे वालिद साहब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, मैं मानता हूं, वो कहते कुछ भी नहीं कमाता हूं, लेकिन ये तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन कंस्ट्रक्शन साइड पे, ठीक है। बेटा सरिया भी बाप कंस्ट्रक्शन कर रहा है। आप सोच रहे हैं सिनर्जी देखें आप, मेरा अब्बा घूम करते बेटा 3 टन वहां भिजवाना है, 4 टन वहां भिजवाना, तो एक सिनर्जेटिक इम्पैक्ट। मैं आपको बताने के जा रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब का ना एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है। वो शेयर मार्केट के, आपको शेयर मार्केट पता है कितने लोग ट्रेड करते हैं मार्केट? गुड यार, गुड यार, आई फील सो हैप्पी हमारी यंग जनरेशन इसमें आना चाहिए। मैं करवा रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे नहीं, यहाँ स्टॉक मार्केट के ऊपर एक सेशन करवा रहा हूँ। तो शेयर मार्केट के अंदर ना मेरे अब्बा कभी भी नॉन शरिया कंप्लायंट कंपनी में पैसा नहीं लगा। इसका मतलब वो सिगरेट के शेयर नहीं खरीदते, उनको नफरत है जी। वो कहते हैं यार तुम जहर बेच लो। बिजनेस बनाने के लिए एक विजन चाहिए। देखिए विजन का मसला सिर्फ इस्लामिक या नॉन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद लोग सोचते हैं कि कैसी सर एक नॉन इस्लामिक बातें करते हैं। मैं नॉन इस्लामिक बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि देखिए विजन होने का मतलब है बीइंग ब्रॉड माइंडेड इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट। आपके बिजनेस के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट नजर आएंगे जो शायद आपकी विजनरी और आपके इंटेलेक्चुअल और आपके हेरिटेजल वैल्यू से डेविएट कर।
मेरी बातें समझ आ रही है? यानी आपके हिस्टोरिक ट्रेंड से डिविएट करो। People don't like to go into such trend. जैसे मैं कहता हूँ भाई मेरे घर के अंदर 90% अफराद को चाइनीज नहीं पसंद। मेरे घर में 90% अफराद को चाइनीज नहीं पसंद है, ये मैटर नहीं करता। मेरी मार्केट में 90% अफराद को चाइनीज पसंद है, मुझे ये मैटर करता। My mother do not want to have Chinese food. Randomly कम बेटे की खाकर खा लेती है, उनको नफरत। लेकिन मैं एक ऐसा चाइनीज रेस्टोरेंट ओपन करके बैठा हूँ जहाँ जो घर में एक बेचारा बेच पाता, लेकिन मैंने मार्केट में बेचा, और ना सिर्फ बेचा, एक बड़े लेवल पे। तो सर कहने का मकसद यहाँ ये है कि जब आप एक स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग करते हो ना, तो आप करंट पोजीशन को देखते हो। यू एनालाइज द करंट एनवायरनमेंट एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनल एनवायरनमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनल एनालिसिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर की दुनिया। इंटरनल फैक्टर्स तो हैं, इंटरनल फैक्टर से कोई डिनाई नहीं कर रहा। देखिए मेरी एक स्ट्रेंथ है दैट आई कैन स्पीक वेल, मेरी वीकनेस है कि मैं अगर मुझे किसी मार्केट में डिमोटिवेशन मिलती है तो मैं उस मार्केट से बैक नहीं कर सकता। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग प्रॉफिट्स। कुछ सोचो ना, देखो मैं बड़ा डरपोक आदमी अपने आप को प्रूव कर रहा हूँ। क्यों यार? मैं 3 डाइवर्सिफाइड मार्केट पर काम कर रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटजीज को चला रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को चला रहा हूँ, मैं टीचिंग स्ट्रेटजीज को चला रहा हूँ। मेरा वर्किंग आवर्स आर मोर देन 10, but why do I do this? Because I'm scared of losing the income, and I'm scared if I'm not good at one point, I should be earning from other different resources. If I'm not good at the second point, I should be earning resources from other 2 different options that I have already aware. तो दुनिया में से कहते हैं या तो फिलहाल तो कॉर्पोरेट में चला जाए या तो टीचिंग कर। तेरी टीचिंग चल रही है ना, go into teaching, go and earn good amount of money। मुझे डर लगता है कि कल को तुम में से कोई अच्छा बंदा आ गया पढ़ाने और मुझसे सीख के स्टेज पर खड़े होकर अच्छा पढ़ा दिया, तो मैं स्टेज पे तो गए। और अगर कॉर्पोरेट में मुझसे अच्छा बंदा कोई ऑडिट में मैनेजरियल पोस्ट पे आ गया, लास्ट टाइम मैंने 20 असाइनमेंट्स कंप्लीट किए अपने ऑडिट डिपार्टमेंट में, तो मुझे डर लगता है कोई 21 करने वाला आ गया ना, कंपनी ने बोला आपने गलती, अब हमें टाइम नहीं देते। तो इसका मतलब है स्ट्रैटेजी मेकर या तो रिस्क टेकर होता है या रिस्क सीकर होता है, यानी रिस्क या तो रिस्क एवर्स होता है या रिस्क सीकर। जब भी आप दुनिया में स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ना किसी बिजनेस, तो या तो आप एक लीडरशिप स्ट्रैटेजी बनाते हैं या आप एक फॉलोअरशिप स्ट्रैटेजी। आइदर यू कैन बी अ फॉलोअर और यू कैन बी अ लीडर। थर्स्टी का नाम सुने? एयरलिफ्ट का नाम सुने? थर्स्टी का नहीं सुना? थर्स्टी एक सोडा शॉप है, एक नॉन कन्वेंशनल। सोचो ना यार, हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि सोडा ऐसे भी पिया जा सकता है। एक सोडा पार्लर में मिलेगा, हम तो ठेले में सोडा पीने वाले लोग थे, हमने तो कभी नहीं देखा कि यार सोडा इस किस्म की शॉप से या इस किस्म के मामले से मिलता हो। लेकिन आज आप देखें, थर्स्टी इज वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोल ट्रेडर इन कराची मार्केट, और ये ट्रेंड हम इंडिया को उठाना है। स्ट्रैटेजी बनाई होगी ना यार, कुछ तो ऐसा सोचा होगा कि उसने लीडरशिप स्ट्रैटेजी को ज्वाइन किया, लीडरशिप की होगी। लेकिन सर इसके बाद फॉलोअर्स भी तो आए, 1TDC भी तो आया सर, एयरलिफ्ट के बाद SWPL भी तो आया सर। There are people who decided to do something which others are not doing, and there are people who decided to do something which everyone is doing। या तो आप वो काम कर लो जो सब कर रहे हैं, या आप वो काम कर लो जो कोई नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि जब भी मैं एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपसे एक्चुअल में ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपने आप को पोजीशन आउट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक मैपिंग करनी पड़ेगी और एक एनालिसिस क्रिएट करना पड़ेगा। Where I am right now, what I ought to do in future, and where I should be after 10 to 20 years। मेरी करंट पोजीशन 2 बेसिस पे डिपेंडेंट होती है। पहली बेस है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और दूसरी बेस है इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल रिसोर्सेज। बेटा एक्सटर्नल रिसोर्सेज का मतलब है कि मैं कंट्री वाइज अपने आप को ब्रेक डाउन करूंगा और मैं इंडस्ट्री वाइज अपने आप को ब्रेक डाउन करूंगा। यानी मैं सोचूंगा कि मेरी इंडस्ट्री में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी बेसिस पे मैं अपना फैसला लूं और जिस इंडस्ट्री में मैं जाना चाह रहा हूं, और मेरी कंट्री में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी बेसिस पे मैं अपना फैसला लूं। अब यहाँ पे ना 2-3 मॉडल है। अब 2-3 मॉडल में जाने से पहले मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख लेता हूं, आप पहले इसको कॉपी करें और फिर हम बात करते हैं।
अच्छा, ऑनलाइन वाले हजरात आप सब कनेक्टेड है बेटा मेरे साथ? मैं आपको विजिबल हूं बेटा? अगर मुझे एक दो बच्चे रिस्पॉन्ड करें तो मैं आगे बढ़ूं। विजिबल नहीं हूं? यू मीन मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मतलब मेरा बोर्ड नजर नहीं आ रहा? क्या सबको बोर्ड नजर नहीं आ रहा बेटा? ब्लैक स्क्रीन है, एक सेकंड रुको। बेटा अब बोर्ड नजर आ रहा है सबको? ओके, चलिए। अब आप इसको पहले लिखिए जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। लेकिन चलिए सर, अगर मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बात करता हूँ, अगर मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बात करता हूँ तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या कहती है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये बात कहता है कि हमारे पास तीन मामले। सबसे पहले, हर बिजनेस की स्ट्रैटेजी इनिशियल लेवल पे बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा अपनी करंट पोजीशन। ठीक है, इनिशियल लेवल पे आपको देखना पड़ेगा अपनी करंट पोजीशन। दूसरा, आपको देखना पड़ेगा अपना मिशन या अपना विजन। और तीसरी चीज जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, वो है आपके पास स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। अब करंट पोजीशन में यू हैव टू डिफरेंट पोजीशंस या टू डिफरेंट एरियाज टू लुक एट। सबसे पहले आप देखोगे इंटरनल एनालिसिस, और सेकेंड लेवल पे आप देखोगे एक्सटर्नल एनालिसिस। ठीक है, इंटरनल एनालिसिस का मतलब क्या है बेटा? इंटरनल एनालिसिस का मतलब है कि आप, एक मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं सॉर्ट मॉडल। एक्चुअली वो मॉडल नहीं है, वो एक टूल है। मॉडल तो उससे कोई और बनता है, ये एक टूल है। उस टूल में जो SWOT है, इसमें से S and W are your internal evaluations. Strength or weakness. What am I good at and what am I bad at? मैं एक अच्छा टीचर हूँगा, but maybe मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं। तो उसका मतलब I will not go for an option of opening let's suppose of operating in a hospital, but I might go for an option of teaching at an institute. तो एक तो स्ट्रेंथ और वीकनेस, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे पास आता है, दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर। और एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास कुछ मॉडल आते हैं, जिसमें से एक मॉडल है हमारा पेस्टल। इनफैक्ट पेस्टल से भी पहले
हम एक्सटर्नल फैक्टर को दो हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं। एक है इकोनॉमी इन विच आई एम ऑपरेटिंग, या लेट्स सपोज कंट्री, और एक है इंडस्ट्री इन विच आई एम ऑपरेटिंग। अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूं तो हमारे पास एक मॉडल आता है पेस्टल। ठीक, एक मॉडल आता है पेस्टल। और अगर मैं इंडस्ट्री वाइज की बात करता हूं तो हमारे पास मॉडल आता है पॉटर, 5 फोर्सेस। और इन दो मॉडल को एवेल्युएट करने के लिए जो हमारे पास टूल यूज होता है वो होता है OLT। और इन कॉम्बिनेशन इस इंटरनल और एक्सटर्नल चीजों को सही करके यूटिलाइज करने के लिए, फाइनल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे पास एक ओवरऑल मॉडल आता है जिसको हम कहते हैं टूल्स। अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अभी मैंने आपको सिर्फ जो है ना एक नक्शा भेजा। जब शुरू कहां से हुए, स्ट्रैटेजी बनाना। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पोर्शन कितने हैं हमारे पास, 3। करंट पोजीशन पे देखूंगा मैं अपने आप को, अपने मिशन और विजन से उस करंट, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार सबसे ज्यादा कमाई जो है ना वो इस वक्त ड्रग्स बेचने, लेकिन मेरा मिशन और विजन इजाजत नहीं देता तो पहला ऑप्शन ही कैंसिल। फिर मैं कहता हूँ मुझे स्टील बेचना है, तो हाँ यार ये शरिया कंप्लायंट कंपनी भी है, मेरा विजन और मिशन है। अब स्ट्रेटेजिक चॉइसेस ये है कि मैं किसी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ या तो अलायंस कर लूं, पार्टनरशिप कर लूं, इन्वेस्टमेंट कर लूं, या खुद के पास इतना फाइनेंस जनरेट कर दूं कि मैं कल को एक बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना के बैठ जाऊं और मेरे पास इंपोर्टेड रिलेटेड प्रोडक्ट, इंपोर्ट रिलेटेड जो मामला है वो भी मैं उसको क्रिस्टलाइज कर लूं और मैं अल्टीमेटली एक अच्छा स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डेवलप कर लूं। तो दिस इज हाउ द एंटायर इंपैक्ट वर्क। इसको कॉपी करते हैं। यार आपके पास एक अटेंडेंस शीट आई होगी, काइंडली उसको फिल कर दो। अच्छा, ऑनलाइन में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने नाम से नहीं आए, मैं भेजता हूँ। यार कोई एक बच्चा पिक्चर भी ग्रुप पे डाल दे प्लीज, नुमान तुम डाल दो। तो मोबाइल सही है, नेट चल रहा है किसी का अगर इंटरनेट चल रहा है और ग्रुप पे एडेड है, आप में से कोई है यार, काइंडली पिक्चर, इसकी पिक्चर लेके डाल दो। कुछ लोग यहाँ पे फ्रेंड्स के नाम से भी आए हुए हैं, कुछ लोग डॉट के नाम से हैं, कुछ HP के नाम से। देखिए मुझे पता है आपका नाम बहुत अच्छा है, तो काइंडली अपने नाम से आए। ये वैसे मुझे जरा अपना नाम भी बता दें, ये कौन कौन है, ये 2 डॉट वाले हजरत कौन है? या आपका नाम क्या है बेटा, ये जो 2 डॉट के नाम से आ रहा है? तो मेरे पास एक फ्रेंड के नाम से भी आ रहा है, मुझे पता है आप फ्रेंड है मेरे, लेकिन नाम बताएं। HP के नाम से भी आ रहे हैं। असल में मैं पता है क्यों पूछ रहा हूँ आपकी ना, फिर उसके बाद हमें पोर्टल बनाना होता है, तो आपकी अटेंडेंस निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप काइंडली अपना नाम चेंज करके आ जाए मुझे अच्छा लगेगा। कॉपी, शुड आई मूव फॉरवर्ड? ओके मिशाल, ओके, बढ़े आगे, चलिए। तो इसका मतलब है आपको ये बात तो समझ आ। अब अगर मैं स्ट्रैटेजाइज करूँ तो मैंने देखना है अपने मुल्क के अंदर हालात, और फिर मैंने देखना है अपनी इंडस्ट्री के अंदर हालात, और फिर मैंने देखना है कि ओवरऑल इन दोनों हालात को अगर मैं कंबाइन आउट करूं तो क्या मैं एक अच्छी स्ट्रैटेजी पे, विल आई लीड टू गुड स्ट्रैटेजी और नॉट। बंद करूं ये खुला रहने? चल अब जरा हम देखते हैं।
इसका मतलब है सर, जब भी मैं स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग करने जा रहा हूँ तो आई विल रिव्यू स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन लाइट ऑफ करंट पोजीशन। व्हाट डू यू मीन बाय करंट पोजीशन? मैं सबसे पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एवेल्युएट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कंट्री वाइज देखूंगा, यानी कि मैं पेस्टल एनालिसिस करूंगा। अब पेस्टल क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। थोड़ी देर में इस पे बात करेंगे डिटेल में। फिर मैं इंडस्ट्री वाइज अगर अपने आप को देखना चाहूँ तो मैं देखूंगा कि क्या मैं पॉटर 5 फोर्सेस पे काम कर सकता हूँ। पॉटर 5 फोर्स मॉडल मुझे अच्छा रिजल्ट देगा। पॉटर 5 फोर्स क्या है, थोड़ी देर में देखते हैं। फिर हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज को देखेंगे। देखिए, इंटरनल रिसोर्सेज को देखना बड़ा जरूरी है यार। आज से चंद साल पहले जब तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी या तबानी साहब ने अपना इंस्टीट्यूट बनाने के बारे में पूछा होगा तो उन्होंने जाहिर है इस चीज को बड़े अच्छे से वैल्यूएट किया होगा कि शुड आई गो फॉर एन इंस्टीट्यूट और शुड आई गो फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इन्होंने खुद अपना ऑडिट फॉर्म से अपनी आर्टिकलशिप की हुई है केपीएमजी से। एंड ही मस्ट बी थिंकिंग कि मुझे क्या ये सही फैसला है एक ऑडिट फर्म का पार्ट बनना, या मुझे जो है वो अपने डिसीजन को दोबारा से एवेल्युएट करना चाहिए एंड आई शुड गो फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो सवाल ये आता है कि क्या आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपके पास एक्सपर्टीज है? क्या आपके पास वो इंसान मौजूद है जो आपके बिजनेस के मोमेंटम को, आपके बिजनेस के एक्सप्रेशन को बेहतर लेके जा सकते हैं? यानी देखें, इस वक्त एलॉन मस्क का एक कोट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन टुडेज वर्ल्ड इज इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। आज के जमाने में जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप किसी भी की भी कर सकते हो। और देखो, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ ना, तो मैंने एक चीज नोट कर ली, जब तक एक इंसान, एक ह्यूमन रिसोर्स कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होती है ना, तो कंपनी उसको जो, और ये मैं क्या, आपको भी अंदाजा ही होगा कि वो कंपनी उसको जो है वो हमेशा खुश भी रखती है, उसकी नीड को पूरा भी करती है और कंपनी उसको लेकर भी चलना चाहती है। लेकिन जिस दिन एक इंसान को वो प्रॉफिटेबल नहीं लगता ना कंपनी को, वो कहती है सर थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ काम करके, टेक केयर अल्लाह। यानी मैं बहुत सारे इदारों में पढ़ा चुका हूँ, जब तक आई वाज प्रॉफिटेबल फॉर दैट इदारा और जब तक वो भी मेरे लिए प्रॉफिटेबल थे, आई वाज वर्किंग ओवर दैट। और मैंने जितने इदारों को सोचा है, मैंने अपने छोड़ा है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए छोड़ा है। चाहे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की क्यों ना बात करूं, मैं एक छोटी कंपनी का एक बड़ी अच्छी मैनेजर या एक बड़ी अच्छी डायरेक्टोरियल लेवल पोजीशन पे भी गया था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि इसमें इससे ज्यादा बढ़ने के चांसेस अब और नहीं है। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि यार इससे पहले ये लोग बोल रहे थे सर अब आपकी हमें नीड नहीं समझ आ रही, आप हमें एक्सपेंसिव पड़ रहे, आई लेफ्ट माय ओन सेल्फ। So do you have that human resource? Do you have that expertise? जिस कंपनी के पास शक्कर जैदी साहब मौजूद होगी, शक्कर जैदी को ये जिस कंपनी के पास शक्कर जैदी थे प्रोड्यूसर, सर वो कंपनी अलग है। जिस कंपनी के पास आज इरफान लखानी साहब मौजूद है, तो वो कंपनी अलग है। जिस कंपनी के पास इस वक्त रियाज मसूद साहब मौजूद है, मैं सारे उन कॉर्पोरेट सेक्टर के जाइंट्स का नाम ले रहा हूँ जो बड़ी बड़ी सीएफओ या सीईओ लेवल पर बैठे हुए। जिन कंपनी के बाद आज ये लोग मौजूद है सर, दे आर दी एसेट मेकिंग कंपनी एंड दे नो हाउ टू मेक एसेट। गूगल कंपनी का यही मैं कि मेरे पास सिर्फ 1% टर्नओवर रेशियो। सुंदर पिचाई कहते हैं कि 1% में जब इंसान मरता है तो कहते हैं भले कबर भी इधर ही बनाओ, एम्प्लॉयमेंट लेटर साइन कराओ, मरने के बाद भी यही है। सर इसका मतलब गूगल ऐसा कुछ कर रहा है कि अपने लोगों को रिटेन करता है। ऐसा क्या होता है कि यार इनका टर्नओवर रेशियो जो है वो बहुत कम। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सबसे बड़ा मसला पैसा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहाँ से लाऊं? आपको पता है, आपको बेस लेवल सोर्स ऑफ फाइनेंस से लेके मैक्स लेवल ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस से जाना है। मुझे आजकल किसी ने मुझे बताया, इनफैक्ट मेरे एक छोटे कजन है, ही इज राइट नाउ इन ओल्ड, तो वो मुझे बता रहे हैं, बोल रहे हैं बिलाल भाई आपको पता है यू माइक्रो फाइनेंस 25,000 का लोन देते। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन टू से कि 25,000 का लोन देते, तुम्हें क्या करना है इसका? क्या ना मैं 25,000 में बिजनेस करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। आप सोचिए इस वक्त हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल रही है, ठीक है, हराम हलाल तो कॉन्सेप्ट थोड़ी सी ज्यादा हम साइडलाइन कर दे। आई नो आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे इतना मसला नहीं हुआ, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल रही है, आपको पब्लिक फाइनेंसेस भी मिल रहे हैं, आपको बैंक फाइनेंसेस भी मिल रहे हैं, आपको शेयर होल्डर इक्विटी भी मिल रही है, आपको बैंक डेट तो आपको डेट फाइनेंसिंग भी मिल रही है, आपको डिवेंचर फाइनेंसिंग भी मिल रही है, आपको लोन फाइनेंसिंग भी मिल रही है, आपको शेयर होल्डिंग फाइनेंसिंग, आपको हर सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके पास अवेलेबल आने लगा है। आज के जमाने में कंपैरेटिवली सोर्स ऑफ फाइनेंस जनरेट करना आज से 10 साल पहले के जमाने के मुकाबले आसान। फिर क्या कहते हैं, नाउ वी हैव आईटी रिसोर्सेज। देखो इस वक्त टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, जब मैंने ना अपने एक आईटी वाले को चैलेंज किया,
मैंने कहा मुझे सिर्फ अगर तुम ये करके दिखा दो कि मुझे मेरा लीड टाइम, प्रोडक्शन टाइम कितना है एक स्टील बार को बनाने का, तो मैं मान जाऊँ यार तुम आईटी का काम, अच्छा कनेक्शन होता है आईटी का कनेक्शन होता है कि भाई बेस लेवल प्रोसेस से लेकर फिनिश गुड तक कन्वर्ट करने में कितना रिसोर्स चाहिए, वो पूरा एक मैथ होता है। एसएपी एक सॉफ्टवेयर है, ईआरपी कहलाता है, एंटिटी रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, आप लोगों ने सुना होगा। उस ईआरपी पे कंपनी का एक वर्चुअल नक्शा होता है। तो मैंने अपने आईटी वाले को बोला कि यार इससे पहले हमारे पास एक 50 करोड़ की मशीन, फाइनेंशियल रिसोर्स के बारे में मैंने बात की, 50 सीआर की मशीन हमने रिप्लेस करके 72 सीआर 72 सीआर पे ले आए मशीन को, नई मशीन, मॉडर्नाइज मशीन। इससे पहले हम 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे थे, आज हम 70% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। यार ये एक अच्छा फैसला है। तो मुझे आईटी वाला कहता है सर बहुत अच्छा फैसला। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा तुम्हें क्या पता, तुम्हें थोड़ी फाइनेंस आता है। कहता सर मुझे फाइनेंस नहीं आता, लेकिन मैं प्रोसेस का टाइम जज कर सकता हूँ कि कंपनी की डिमांड कितनी लेकर कर रहा है। मैं कहा यार ये मेरा चैलेंज है, तुम करके दिखाओ। उसने कहा सर पहले हमारे स्टाफ के अंदर आपका प्रोसेस इनिशिएट होता था 12 बजे, और 12:10 में आपका प्रोसेस जो है वो या आपकी एक जॉब बंद होती थी। इसका मतलब 10 मिनट लगते थे प्रोडक्शन प्लांट को एक बैच प्रोड्यूस करने में, यानी एक स्टील बैच प्रोड्यूस करने में 10 मिनट लगते थे। मैंने कहा तुमने कैसे वैल्यूएट किया? कहता सर हमारे पास आईटी रिसोर्सेज है, सारे स्टेप जो कि कंपनी की मशीन के साथ और कंपनी के सुपर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, हम अगले 10 मिनट में बता सकते हैं कि आपकी प्रोडक्शन कितनी, मतलब कहाँ रुकी, क्या होता है। स्टील की प्रोडक्शन होती कैसे? स्टील की प्रोडक्शन में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल प्रोमिनेंटली होगी। होता क्या है, सारा जितना भी मोल्टन लावा है उसको उल्टा के डाला जाता है एक डाई के अंदर, एक मोल्ड, उस मोल्ड से रोलर्स के जरिए वो मोल्टन लावा आगे जाता है। उस पे शावर होता है, वाटर शावर कहलाता है, वो शावर होता है, उसको ठंडा करते हैं, स्ट्रेंथ क्रिएट की जाती है। रोलर्स के जरिए आगे टर्न किया जा रहा है, आगे हाइड्रोलिक कटर्स है, टी शेप में कटर्स कहलाते हैं, उसको कट करते हैं। वो मोल्टन लावा जो है वो बिल्कुल रेड हॉट स्टील का बार बाहर जाता है, उसपे बोझित होती है और वो स्टील का बार गोडाउन तक पहुंचता है। आपको मैं बात हो रहा हूँ, मुझे आईटी वाले कहते सर 10 मिनट से हमने रिड्यूस करके उसे 3 मिनट में ला। मैंने कहा तुम्हें ये बात पता है, तुमने ये जो बात बताई है ना, इससे मैं अगले 10 साल की डिमांड केटर करके बैठ सकता हूँ। कैसे? मैंने कहा बेटा तुमने मुझे कहा 3 मिनट में एक स्टील बार प्रोड्यूस हो सकता है, 3 मिनट मल्टीप्लाई बाय द वर्किंग आवर्स, एंड आई एम गोइंग टू, मैं स्टील बार के बैच की बात, and I'm going to know how much demand am I catering right now, and I will be in a position to identify when I will be needing machine replacement. इसका मतलब है तुमने जो मुझे ये बात बताई है कि मैं 3 मिनट में एक बैच की प्रोडक्शन के प्रोसेस को पूरा कर सकता हूँ, ये मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए बैकअप प्लान भी बना सकता है। अगर मैं आज 50% डिमांड केटर कर रहा हूँ और मेरी डिमांड एनुअल बेसिस पे 10% बढ़ रही है, इसका मतलब है 4 साल से 5 साल के बाद मुझे नई मशीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 4 से 5 साल बाद अगर इसी कैपेसिटी में ऑपरेट करते रहे तो हमारे पास 90-95% कैपेसिटी ऑफ दी मशीन में पहुंचा देंगे, और उसके बाद मुझे नई मशीन की जरूरत है। तो आज से शुरू हो जाऊंगा फाइनेंशियल रिसोर्स जमा। आज से मैं 4 साल बाद की फाइनेंशियल रिसोर्स और उस मशीन के पैसे जमा करना। सर दुनिया तो आईटी की वजह से बड़ी काम हो रही है। सऊदी अरब ने कल पहली मरतबा होता हुआ एक डिलीवरी बॉय इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। आईटी रिसोर्सेज तो सर इनके पास, हमारी जीडीपी में 1% कंट्रीब्यूशन हुई है आईटी की पहली मरतबा, आपको पता है? इससे पहले 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हमारी जीडीपी में, पहली मरतबा। जीडीपी आयोग से पता होगा, पाकिस्तान के जीडीपी में पहली मरतबा इमरान खान का एक कंट्रीब्यूशन उसने उठाया, मैंने किया हुई पहली मरतबा 1% of GDP constitute from revenue earned by IT. सऊदीया में तो बोल रहे रोबोट भी इंट्रोड्यूस करवाने के लालच वगैरह के लिए ले गया, तो मतलब रोबोट एक यहूदी साजिश को मुसलमान कर दिया। गुड। हमारे साथ ना एक मार्केटिंग के हेड होते थे, 70-80 साल की एज के, तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की। मैंने कहने लगे यार मैंने ना बिलाल गोरों को ना अपने पाँव तक पहुंचा। ऐसे कैसे हो सकता है, कैसी बात कर रहे थे आप? कह रहे मैं एक मरतबा एक फॉरेन ट्रिप पे गया, तो मैंने ना अपने बराबर में बैठे हुए पैसेंजर से वादा किया कि मैंने कहा देखना गोरा आके मेरे पाँव पे
पाँव तक छुए। तो बोला इससे ये पॉसिबल है? तो बोला, बिल्कुल पॉसिबल। उसने बोला सर वो आप जब चेकआउट करते हैं ना तो वो आपके शूज वगैरह उतरवा लेते हैं और वो आपसे चेक करते हैं। उसने बोला यार मैं शूज नहीं उतार सकता। क्यों? यार मैं आई हैव बैक पेन। उसने बोला ओके आई विल हेल्प यू आउट। उसने गोला वगैरह देगा। तो हमारी यही वाली मिसाल है कि हमने एक रोबोट खरीद के उसको तिलावत करना सिखा दिया, तो अब वो रोबोट माशाल्लाह से यहूदी साजिश खत्म हो गया, हमने उसको मुसलमान बना दिया। हम खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद करने को तो दो नंबरी में हम लोग बहुत आगे माशाल्लाह से है। आईटी रिसोर्सेज, ब्रांड या कॉर्पोरेट इमेज। ब्रांड या कॉर्पोरेट इमेज का मतलब क्या है बेटा? देखिए आज यू गाइस गो फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। मैं 3-4 दिन पहले आई वाज इन डॉल्फिन मॉल और वहां पे स्केचर्स के नाम से एक ब्रांड, यू मस्ट हैव नोन अबाउट दिस ब्रांड। बताओ कितना होगा? 12,000 रुपए की बात को मान लीजिए। स्केचर्स एट द एंड ऑफ द डे दे आर स्केचर्स। हाँ 12,000 रुपए की फ्लिप फ्लॉप, वो कैंची वाली, ठीक है। अगेन आपको हंसी आ रही है बट वी विल बाय वगैरह, ठीक है। जोर्डानो के नाम से एक ब्रांड है, सुना होगा। टी शर्ट फॉर 7,000 8,000 20,000 की टी-शर्ट, मैं गरीब वाले जोर्डानो की हूँ, ठीक है। एंड ऑल अदर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ये ब्रांड कॉन्शियसनेस या ये ब्रांड इमेज को क्रिएट करना एक बहुत बड़ी बात है। आज के जमाने में अगर एक ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर की लॉयल्टी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट होना शुरू होगा। ठीक है, डीएसए ने आज 10 साल पहले कुछ अर्सा पहले स्टार्ट किया था। आज एक ब्रांडेड इंस्टीट्यूट के नाम से जाना था, ठीक, भले स्ट्रक्चर जैसा था, दे नो हाउ टू टेल देयर ब्रांड। मैं स्ट्रक्चर की अच्छाई नहीं कर रहा, आई नो यहाँ मस्त है तारीख छोटा सा, बट टीएसए यार कुछ भी करे। कराची में जितने एसीसीएस के इदारे हैं, तो एक एसीसीए के बड़े टीचर आपके उनका एक कहना था, बेटा एक मिनट टेक्निकल इशू आया। है कुछ ऐसा ही नाम है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑल आर डूइंग गुड, जितने भी एसीसी के इदारे हैं सब अपना अपना मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने बच्चे ला रहे हैं माशाल्लाह, ऑल आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब ताकि आपको फैसिलिटेट कर सके। माइको भी है बेसिकली ब्रांड या कॉर्पोरेट इमेज। देखिए हर कॉर्पोरेट का एक इमेज होता है। आप मुझे बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट टू वर्क इन एग्जैक्ट एस्कॉल में काम करोगे? पीएस समझ लो, क्यों? It is just because of brand. सर एग्जैक्ट भी एक अच्छी कंपनी थी यार, एक हाँ अच्छा, ब्रांड या कॉर्पोरेट इमेज की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट के अंदर हर कंपनी का एक ब्रांड इमेज क्रिएट हुआ है या हर कंपनी का एक कॉर्पोरेट इमेज क्रिएट हुआ है,
और जो कॉर्पोरेट इमेज किसी भी कंपनी का बनता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया एग्जैक्ट कंपनी ट्राइड रेक्टिफाई its brand image by introducing a channel with the name of Gold. However, this is a category. आपको मैं एक और मजे की बात बताता हूँ. You must have heard about Arizona Grill being closed down in Pakistan due to their inappropriate food poisoning की वजह से जो वो बंद हुआ था. But you know what? There is another brand that is being opened in Karachi market with another name, and they are trying to create the brand image of Arizona Grill once again. Trust me, वो तो एक brand image बड़ा important है. आज अगर शेख बिलाल हक का brand image market में SBL के हवाले से बना है, तो इसका मतलब है कि सर खुदाना खास्ता बिलाल ने कोई ऐसा काम किया तो उसके brand image को खत्म होने में भी 1 सेकंड लगेगा. मैं आपको एक मजेदार स्ट्रेटजी और बताता हूँ. When I was a kid, मैं बहुत छोटा था. उस वक्त एक रेस्टोरेंट, एक होटल क्या मतलब एक बेसिकली इन था, अभी भी है, शेरेटन के नाम से. You heard about Sheraton? क्या मोमेंटिक हो गया मतलब से मोमेंटिक शर्ट में ताकि का बोर्ड मोमेंटिक हाँ शर्ट एग्जिस्ट करता है मोमेंटिक यहाँ वाला बाय नहीं बाय Movenpick is a hotel chain management company and they have strategic alliances with 200 plus hotel around the world. शेरेटन कंपनी के अंदर 2004 में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था एंड दैट वाज द टाइम पीरियड जहां पे फॉरेन डेलीगेशंस में आए और दे शेरेटन वाज एट इट्स पीक एंड दैट वाज द टाइम पीरियड जब शेरेटन का डिक्लाइन आया. शेरेटन का डिक्लाइन आते ही एक कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ी देर में आप पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट. यानी दुनिया एक लेवल पे जा रही है और हम एक डिफरेंट लेवल पे जा रहे हैं. दुनिया में शेरेटन की गुडविल खराब हो गई. शेरेटन वाज ऑफ द व्यू कि यार ना मैंने अपनी प्राइसिंग खराब की, ना मैंने अपनी क्वालिटी खराब की. एक ऐसा इवेंट एंड वी आर गॉन, वी आर अवे फ्रॉम द मार्केट, वी आर नो मोर अ 3 स्टार होटल और 3 स्टार. शेरेटन ने मोवेनपिक में कंसल्ट किया, बोला कि सर हम आपको एक स्ट्रैटेजिक टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का मतलब ये था कि अगर हम आपके प्रॉफिटेबिलिटी को रिवाइज कर देंगे तो हम आपके प्रॉफिट में से 20% हिस्सा खाएंगे. Sheraton agreed to it, and the first and the only step that they took is that they removed the name of Sheraton and now they reclassified it as Movenpick. And Movenpick is a hotel chain management और उसकी प्रॉफिट रिवाइज हो गया just because of the fact कि एक नाम के साथ एक बुरा इमेज, आज वो नाम के साथ वो बुरा इमेज है वो. And now people know it as Movenpick, same locality, same structure, same quality of food, same quality of services, but with the brand name of Movenpick rather than going for Sheraton. Let me give you one of the most layman level of examples. What do you know about Fair and Lovely? आपको पता है क्यों हुआ? There is a case going on. There is a historic case going on Fair and Lovely, and they you to clear the word है. तीन ममालिक में इसके ऊपर केस चल रहा है. जी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तीन ममालिक में इसमें केस चल रहे हैं with the concept of racial discrimination. और आप सोचते यार, और इतने बड़े ब्रांड, मेरे बचपन का ब्रांड है, आपके भी बचपन का ब्रांड होगा, है ना? जिंदगी में कभी यूज किया या नहीं किया, हमें ये तो पता है कि ये नाम एग्जिस्ट करता है. फेयर एंड लवली सुना हुआ, लेकिन आज सोचे कि उस जैसी कंपनी का ब्रांड इमेज खराब हो, सर फिर दुनिया की कौन सी कंपनी जिसका ब्रांड इमेज ना खराब. There are brands that basically change their image just for the sake the market takes acceptance छोड़ दिए. Red Bull is one of them. Market में Red Bull की acceptance छोड़ दिए. Velo is a brand which have revitalized the concept of having Naswar in the modernized form. मैं सही बोल रहा हूँ. भाई मेरे मोहल्ले में एक अंकल आए, बोलते हैं बेटा ये मेरा बेटा बेटा है, ये क्या है? तो बोल रहा है, कहता है कि ये टीथ वाइटनर के नाम से बच्चा बता रहा है, तो ये कैसे इस्तेमाल होगा? पहले का मतलब आप पहले देखते हो, कोई दिन में आप बाहर हो जाएंगे. Again, this is all about brands. Look at how the Velo is basically marketing their product. You can't even imagine कि एक modernized नस्वार है,
एक निकोटीन पैच है, the brand image that they have created, ये वो सोर्स है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट सर ये वेब का भी मतलब वेब पे स्टार्ट होती है ब्रांड इमेज को स्टार्ट मॉडर्नाइज सिगरेट की सिगरेट नॉर्मल 2 रुपए की वाली गोल्ड टी होती थी एक जमाने में, अब जो है ना वो अच्छा लगता है कि जेब में जब आपके पास एक सिगरेट होती है when you are sitting in a meeting, आजकल तो बोर्ड लाइट की मीटिंग पे ना और उसमें बाहर निकलना शुरू कर दिया, नो वेब अलाउड, ठीक है आजकल भरम बन चुके लोग, छोटे छोटे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ब्रांड इमेज और इलाही ने को काम किया है तो दुनिया का वो और सिगरेट कंपनी नहीं कर सकता, अगेन नॉन शरीय कंप्लायंस ब्रांड या कॉर्पोरेट इमेज को करना और एनी यूनिक टेंजिबल एसेट, आपके पास कोई एक यूनिक टेंजिबल एसेट है, सर मेरी कंपनी के पास है 3 मिनट में स्टील के पूरे बार बना एक बैच ऑफ प्रोडक्शन 3 मिनट इस पर कराते हैं, स्टील मिल के पास है लेकिन वो स्टील नहीं, एक दफा मेरा जाना हुआ इसे मैंने कहा स्टील मिल देखो हमारे लोग तीसरी मतलब देखा जाए स्टील मिल को तीसरी वहां फार्म की मूवी की रिकॉर्डिंग पता था बात मुझसे मूवी रो मेरी बात मुझसे मुलाकात हुई, मैंने मुझे इनसे नहीं मिलना, इनसे तो प्रोडक्शन आउट में मिलना होगा ना, तो मुझे स्टील का बोला कि यहाँ नहीं तो गलत जगह और चले हम ये भी चले और एक मुल्क का प्राइड और आप सोचे क्या अगेन यूनिक टेंजिबल एसेट्स, दुनिया की एशिया की तीसरी बड़ी मशीन और प्रोड्यूसिंग फील्ड इज स्टील, जहाँ पे इसको कंप्यूटर में करता है, they are not producing steel, right? Any unique tangible asset, आपके पास क्या कोई ऐसा unique tangible asset मौजूद है जिसको बेस टाइम बना के आप यूटिलाइज करें और आप एट द एंड ऑफ द डे उस यूनिक टेंजिबल एसेट से अपने मटेरियलिस्टिक प्रॉफिट को कमा सके, अपने कमर्शियल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, गुड एनफ फॉर यू and you are doing a great job, अगर आपके पास कोई यूनिक टेंजिबल एसेट, लेकिन हर कंपनी के पास हर इंडस्ट्री के अंदर मार्केट लीडर्स होते हैं, but why are they known as market leaders? They are doing something good which other companies are not. सर रियल में कराची का सबसे बड़ा, मैं अल्लाह बड़े बोल से बोला कि कराची का सबसे बड़ी मार्केट हमारे पास मौजूद है, इसका मतलब है I might be doing something which other people are not doing, या मैं मार्केटिंग अच्छी कर लूँ, है ना, ये दो में से कोई एक चीज अच्छी होती है, या तो आप यहाँ पे मार्केटिंग की वजह से कितने लोग पहले से जाते हैं यहाँ मैं अपनी मार्केटिंग कैसे जब आप करियर स्टार्ट कर देना और तो कुछ नहीं जानते सही है आपके मुझे वहां देखा था मेरा जो असल मार्केट है वहीं से आ रही है, गुड है। तो इसका मतलब है मैंने ब्रांड इमेज पर काम किया, लाइक पेप्सिको हैव फुली ऑटोमेटेड वेयरहाउस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिल्कुल यार पेप्सिको है, मैं यहाँ से पाकिस्तान से गया था टोरंटो की साइड, कनाडा साइड, और मैंने 6 महीने वहां गुजारा यार, वो अलग लोग है भाई, अलग रिटेल स्टोर है, ह्यूमनलेस रिटेल स्टोर, यू कैन टेक योर कार इनसाइड और आपकी इंटरेक्शन ह्यूमन लोग के साथ है ही नहीं, आपने कोई लाइन में नहीं लगना, लुक एट दी इंतजार राइट नाउ, 2 घंटे आपके लिए सोते हैं, मतलब मैं कहता हूँ यार बंदा 10,000 में बचाने के बाद पावर को से 4 मिनट खड़ा हो रहा है, बेवकूफाना तरीका, बट लुक एट दोस इंडिविजुअल्स, दे नो व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ टाइम, इतने कोई लेवल के लोग हैं कि मैंने एक मतलब उस वक्त मैं जब गया था उस वक्त गूगल मैप वगैरह इतना स्ट्रांग नहीं था और लोगों से बात करने का भी दिल करता था बोलो तो नॉर्मल बात, तो मैंने गोरे से पूछा कि मैं रास्ता भूल गया, कैन यू गाइड मी, तो कहता हाउ मेनी बक्स विल यू पे, मैं तो कराची आऊं सब लगता पूछो ऑटो में बोले तो घर के तो कौन साहब क्या भी करा दे वहां की बात जाए भैया आप डिफरेंट है सर आप चाय पी रहे मैं खुद छोड़ गया, आप सोचते आप they know what is the valuation of time and they know how to use their unique tangible asset, or these are basically crystallized as your strength or weaknesses. फिर उसके बाद आपका मिशन आता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ की स्टेक होल्डर्स, क्लैरिटी ऑफ मिशन और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। भाई देखिए अब आपने बता दिया, आपने अपने आप को डिसाइड कर, अभी मैंने पेस्टल पे बात नहीं की, अभी मैंने मॉडल्स पे बात नहीं की, अभी तो मैं एक ओवरव्यू देता हूं,
मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी इकोनॉमी बड़ी लुक्रेटिव है इस वक्त in terms of making a steel industry या मेरी इकोनॉमी बड़ी lucrative है in terms of making an accounting firm या मेरी इंडस्ट्री बड़ी lucrative है in terms of making an institute तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है अपनी इंडस्ट्री में ऑपरेट करना चाहिए मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कैश काउ बनी है I will have to invest in such a company मैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब सोच रहा हूँ कि यार मेरे पास रिसोर्सेज भी मौजूद है इंटरनल रिसोर्सेज और अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी की स्टेक होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे की स्टेक होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है एक्सपेक्टेशन ऑफ की स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि देखिए अब मैं लोगों को अपने साथ कनेक्ट करूंगा तो व्हाट डू दे एक्सपेक्ट यार मैं आपको बताता हूँ अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी की मिसाल मेरे पास एक ट्रेनिंग रखा जाता है मेरी कंपनी का एक ट्रेनिंग रखने जाते हैं इसी से क्वालिफाई होने के बाद सॉरी उसे बुरा नहीं मानना बट 40,000 ठीक है तेरी भी ज्यादा थी। हाँ लेकिन ज्यादा तो नहीं है तो तुमने बोला मुझे अच्छा लगा लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी को भी क्वालिफाई मैं एक ऐसी कंपनी को और फिर भी मेरे पास सीरीज 100 ऑर्डर फॉर्म में 20 पेजेस क्योंकि लीड को और ऑडिट फॉर्म है वो हमें 12,000 के तो हाँ क्या नहीं आप कुछ कह बोले बोले अच्छे कॉन्ट्रीब्यूट करिए नहीं मैं आपको सेकंड करूंगा मैं गलत नहीं बोलूंगा मैं आपको बोलूंगा आप कम दे पर मेरे हाथ में नहीं है मतलब मैं ज्यादा देता मुझे मैं आई अगेंस्ट 40,000 रुपए में आप मतलब आप एक्सेप्ट करते हो कंपनी आपको आप एक्सेप्ट ना करें लेकिन आपकी भी मजबूरी है आप कहते यार मैं एज निकल जाएगी पहली जॉब पहला ऐसे अच्छे लगता है वेल तो मैं ऐसी कंपनी को भी जानता हूँ कि इसको 1.5 लाख रुपए एसीसी क्वालिफाइड फ्रेश आफ्टर ट्रेनिंग बहुत सारी कंपनी जितनी भी इस वक्त आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं दे आर ऑल पेइंग गुड टू एसीसीएस जितनी भी इस वक्त जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज है यानी मैं बात कर रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा पे कर रही है आफ्टर ट्रेनिंग दे आर पेइंग 80 to 90,000 एंग्रो में आप चले जाएं वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी दैट दे आर पेइंग टू द एसीसीएस जूनियर लेवल में आप चले जाएं वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी दैट दे आर पेइंग टू द एफएमसीजीज में चले जाएं आप ये जितनी भी बिग बिग जायंट्स ऑफ पाकिस्तान है दे आर पेइंग गुड टू देयर एसीसीएस बट एट द एंड ऑफ द डे आप सोचते हो यार मैं जब एक स्पेसिफिक मॉडल पे काम करूंगा तो मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज को किसी न किसी तरीके से करेक्ट करना अब देखो मेरा सवाल यहाँ पे बताने का मकसद क्या है ये बताने का मकसद ये है कि आपने ना एक विजन रखा होता है भाई मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा मैं दोबारा से सवाल पूछा कितने लोग अब फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते किस चीज में करना लेकिन नॉट डिसाइड नहीं मेडिकल पर तू कॉमर्स है पर मेडिकल शुगर तुमने ये नहीं बोला पढ़ूंगा कॉमर्स जॉब डॉक्टर ही करूंगा और मेडिकल हाँ सर इन्वेस्टमेंट बोल मुझे लग रहा है यार मेरी बड़ा जॉब एनबीएफसी नॉन बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज यानी आप एसएमसीज को एसएमईज के पॉइंट ऑफ व्यू स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को आप केटर करेंगे गुड गुड यहाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो आपके पास आपको दो चैलेंज है फाइनेंशियल रिसोर्स उठाना पड़ेगा लेकिन तुम्हारा विजन है देखो इसके पीछे एक विजन मौजूद है इसका मतलब है तुम्हें पता है कि यार फाइनेंशियल रिसोर्सेज इस वक्त लोगों को चाहिए और अगर मैं उसको बोल दूं जो उसको चाहिए तो वो बहुत बेहतरीन रहेगा इसका मतलब है तुम्हारा ये विजन क्लियर है कि बैकएंड पे स्कूल का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा देखो मैं बुरा नहीं माना बट ये है तुम्हारे विजन क्लियर है कि तुम्हें पता है कि यार मेरे पास 4 ऑप्शन है मैं किसी भी ऑप्शन में स्कूल से नहीं कर सकता आई एम सॉरी बट ये है ठीक है मैं किसी भी ऑप्शन में अल्लाह के नाम से नहीं कर सकता मैं ज्यादा उसको प्रिसाइज फॉर्म में ला रहा हूँ ठीक है लेकिन ऐसा ऑप्शन दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे बिजनेस हैं जैसे मैंने आपको बताया कि देखें my father never invest in a non-Sharia compliant company but I know मैं कर देता ठीक है तो उसके प्रॉफिट बहुत ठीक है आप किसी सीक्रेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगाएं आपके डिविडेंड आपके ईपीएस ओहो है ऐसे बोलना नहीं चाहिए जो बात गलत है वो गलत है नहीं करनी चाहिए बट मैं फिर भी आपको बता रहा था तो मेरे घर में ग्लास है तो अगर मैं कभी जिंदगी में बिजनेस बनाऊं तो मैं शायद सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बनाऊंगा नहीं लेकिन मैं शायद सोच लूं अब बैंकिंग के अंदर अपना जुगाड़ हाँ तो यार इस्लामिक बैंकिंग मुझे तो लगता है ऐसे ऐसे पकड़ जाए आप बोलते हैं प्रॉफिट दे बहुत बिस्मिल्लाह तो और हेलो हाय नाम चेंज है
यार अब इसके पीछे 2-3 बातें हैं जो तो मैं मेरे ख्याल में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, सेक्टर्स आल्सो गोइंग टू गो टू यूट्यूब, तो ठीक है, मेरे ऊपर आगे एक एलिगेशन ऐसी लग चुकी है, इट्स बेटर कि मैं ना बात करूं उससे, ठीक है। तो मिशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, मिशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, विजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो तुम्हारे बैक एंड पे एक दिमाग बन चुका है कि बॉस मैं शायद इस मार्केट के अंदर ये चीजें भी बेच सकता हूँ। इसका मतलब है तुमने अपनी मार्केट को इवैल्यूएट किया, लोगों को सिगरेट पीनी है लेकिन अच्छा नहीं लगता, लोगों को सिगरेट पीनी है लेकिन छुप के पीनी है, लोगों को सिगरेट पीनी है कैंसर देखते हुए भी पीनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है या तो मैं बेचूंगा या मैं कह दूंगा कुल्लुल हराम, ठीक है, या मकरूह, या जो भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड हम ढूंढ सकते हैं हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। नहीं यार हराम तो नहीं, मकरूह कर ले सर इसको, मकरूह मना है, मना है, मना है, देखिए मना भी नहीं है, हम ये करें बेहतर है ना करें, ना करें, ना करें, गलत बात है, मुसलमान होते हुए ये ना। तो वी हैव डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर एवरी गुनाह दैट वी डू। मैं कुछ अर्सा पहले एक फैमिली गैदरिंग में था, तो वहां एक बहुत जाइंट बिजनेसमैन ऑफ आवर खानदान बैठे हुए थे, मौलाना साहब से कहते हैं यार सूद में थोड़ी सी अगर गुंजाइश तो बिजनेस बहुत तरक्की करेगी। तो मौलाना साहब ने बड़ा जोर से जवाब दिया, आपने कभी शराब किसी बात की आपने, तो बोला अच्छा इमाम की जगह आज रात को टाइम को जाके तो ड्रॉप डालना और उसके बाद जो करना है तो फिर स्कूल। तो लगा कि यार ये मसला ये है कि हम बच्चे कैसे, अभी मुझे पेमेंट करनी थी तो मैं इंटरेस्ट कैसे दूँ यार मैं। फिर उन्होंने दूसरी बात बड़ी मजेदार की, बोले मौलाना साहब मेरी कमाई सिर्फ टैक्स की चोरी है, मैं और कुछ कमाती जितना टैक्स बचा पाता होता है तो मैं प्रॉफिट ज्यादा टेक होम, वरना हमें तो बिजनेस में कुछ कमाने वाले माशाल्लाह। तो मैं उनकी बात करूँ तो बिजनेस में एक बड़ा नाम है, ठीक है। तो यार अगेन आपका मिशन, आपके बैक एंड पे आपके स्टेकहोल्डर्स की कुछ एक्सपेक्टेशन है, देखिए आज यहाँ पे आप लोग सब बैठे हैं, इसका मतलब है हमें बड़ी मॉडर्नाइज बड़ी चिलिंग बड़े कूल एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, एंड वी नो कि हमारे जो टीचर है वो हमारी तरह यंग इंडिविजुअल है, बीइंग द केस कि मैं 60 साल का बुढ़ा होता और तुम्हें पढ़ाने आता, तो शायद तुम में से मैं चाहे एक्सेप्शनल टीचर ही क्यों ना हो, तुम में से बहुत सारी हम इस वक्त जानते हैं बिकॉज़ यू हैव अ विजन और यू हैव अ विजन इन द बैक ऑफ योर डे, अगर ये हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, ये हमारे जैसी बात नहीं करेगा। मैंने आते ही पहला जुमला छोड़ा स्केचेस के ऊपर था कि तुम्हारा दिमाग वो क्या है, आपके विजन और आपका मिशन को कनेक्ट किया, आपके इस वक्त विजन और मिशन के जरिए आपके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को बनाया था, आप वो चीज मार्केट को बेच रहे हो जो आप एक्सेप्ट करते हो और उसके बाद बेच रहे हो। यार मैं आपको बताऊं, जेबी सेठ का नाम सुना है, ठीक है, आप सुनो, एक मीटिंग थी, ठीक है, बड़ा ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, जेबी सेठ अच्छा ब्रांड है। तो उन्होंने कहा कि मीटिंग की शुरुआत हुई, स्ट्रैटेजी डिस्कस हो रही थी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थी, हम सब बैठे थे, उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में एक सवाल था, कहने लगे यार पाकिस्तान में होलोग्राम टेक्नोलॉजी को लाना, तो आपको पता है होलोग्राम टेक्नोलॉजी क्या है? 3D यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और मैं लेट्स सपोज एक और इंस्टीट्यूट में रिमोट, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं वहाँ पे नजर आ रहा हूँ वर्चुअली, तो दिस इज होलोग्राम टेक्नोलॉजी। ये अभी बिलावल भाई ने यूज किया गरीबुल्ला, एक जगह होके 7 जगह नजर आ रहा है, ठीक है, वो होता है क़यामत की एक निशानी है, अक्सबंदी होगी, ठीक है। तो उस मीटिंग में किसी ने कहा कि सर होलोग्राम टेक्नोलॉजी क़यामत की एक निशानी है, ये भी सही बात है, मौलाना टायर है गुड ह्यूमन बीइंग जिसको हम कहते हैं, तो लगा सर आप ये इन्वेस्टमेंट करने तो जाते तो क़यामत की निशानी, कहने लगे सर निशानी तो है लेकिन मकसद भी तो हो ना इसके पीछे, क्योंकि हर बुरी चीज के पीछे जरूरी नहीं है बुरा मकसद है। मैं फेसबुक बुरे काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं बुरा के लिए इस्तेमाल कर एप्लीकेशन, तो कहता है मैं तो इस होलोग्राम टेक्नोलॉजी को एजुकेशनल पर्पस के लिए ला रहा हूँ। तो बोला भाई क्या हम एजुकेशनल पर्पस देखते थोड़ी है कि अगर मैं कहती हूँ होलोग्राम टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अक्सबंदी होगी तो उस टीचर की भी अक्सबंदी होगी ना, तो अक्सबंदी नहीं अक्सबंदी, थोड़ा सा इसमें गुंजाइश निकल सकती है। मेरे ख्याल में हमें इसकी इन्वेस्टमेंट करनी है एंड दे ब्रॉट होलोग्राम टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, दे हैव डिफाइंड टेक्नोलॉजी, they invested millions of rupees, मैं आपको दिखा रंजीत, इसका मतलब है आपका पीछे जो भी स्ट्रैटेजी बनेगी उसके पीछे विजन होगा, उसके पीछे मिशन होगा, तो स्ट्रैटेजाइज किया जाएगा।
और अगर नहीं होगा तो एटीएन आप कुछ नहीं। देन वी हैव क्लैरिटी ऑफ मिशन और फ्यूचर गोल्स होते हैं। तो इसका मतलब तुमने अगर सोच लिया कि मुझे इन्वेस्टमेंट साइड पे जाना है, या मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पे काम करूंगा, मुझसे अगर तुम पूछो कि सर इस वक्त मार्केट के अंदर सबसे अच्छी जॉब क्या है, मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सीएफए करो, एबीसी करो, फिर सीएफए करो। ऐसे लेवल के आदमी बन जाओगे ना। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो कि मेरे टीचर भी है, निशांत कपूर साहब, ये यूपीएल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के थे। मैं आपको बता रहा हूँ उसकी सेल्स साइड चल रहा है 24 से 40 लाख रुपए। हम जो लोगों ने बताते हैं यहाँ एडवाइजरी। तो आप एसएमई बनाने के बजाय इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के बारे में सोचो, या स्टॉक मार्केट एडवाइजरी। आज तो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई है, 1000 पॉइंट गिरा दिया मार्केट की। जो बैंकिंग सेक्टर मार्केट से एलिमिनेट होते जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ यार, जिस मार्केट जिसमें मैं और जाके वो करना था, डीटीएस बोला मैंने 3 बजे, मैंने कहा चलो आज चेक करते हैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट, सब क्लोज। आज सोचो कि हमारे और डॉलर 2 से 4 तो वेट फॉर द टाइम अगेन 256 पे जाएगा, वेट फॉर द टाइम अगेन टोयोटा कंपनी यहाँ से लेके 12 लाख रुपए की। आई वांट सी इन्वेस्टमेंट, अब तो कुछ नहीं बचा। मैंने ना एक जमाने में काम किया था एक रिसर्च हाउस ब्रोकरेज एज अ हेड ऑफ रिसर्च। मुझे बड़ा शौक, मैं ऑडिट छोड़ दिया, मैंने सब थोड़ा रिसर्च साइड पे। हम करते थे कंपनी पे रिसर्च, हम करते थे फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग मॉडल बनाते थे कंपनी का 5 साल की एक्सपेक्टेशन, 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैंने 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी प्रेडिक्ट की सिर्फ एक इंडस्ट्री, ठीक है, शबीर है, और वो अगले एक ही साल में 90% रियलिटी के प्रॉफिट से मैच। और एक वेबसाइट है ग्लोबल मेट्रिक्स। ग्लोबल मेट्रिक्स एक जगह है जहाँ पे हमारी ये चीजें चलती है। ग्लोबल मेट्रिक्स की वेबसाइट पे हो गई एंड इट वाज द 3rd लार्जेस्ट रेट रिपोर्ट। वो खुशी हुई मुझे, कंपनी की तरफ से अवार्ड दिया गया। बिलाल आपने प्रेडिक्शन की थी 2018 में ये हो जाएगा, इतनी कंपनी की प्रेडिक्शन बड़ी कैलकुलेटेड टर्म में होती है, आप बड़े होकर सीखेंगे। मैं आपको मैं मजेदार बात बताऊं, एक चीज होती है 50, एक चीज होती है लिट्टी, पता है? फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो। एक फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेनर में डिफॉल्ट। Bilal, you have done this research on Shabir Tile, and I would want to invest 1.5 million dollars in. इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सुन के मेरा वैसे मेरा खाना हो गया। उसको मैंने आधा घंटा समझाया, सर ईपीएस ये आ रहा है कंपनी का, एक्सपेक्टेड एनपीवी इतना निकाल देंगे, आरओआई तो आप भूल ही जाए, ऐसा आरओआई निकलेगा। कंपनी की इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ेगी, बीएफए भी करने वाला है, होटल को उठा के फेंक देंगे, फला गया मार्केट से एलिमिनेट होगा, यही रहेगा, यही सब कुछ होगा। आप यकीन माने बोले जवाब क्या पूरा जवाब दे वो भाई, मार्केट में आवाज क्या आ रही है तो वो टाइगर पेमेंट क्या उठा रहा है, अकील करीम डैडी क्या उठा रहा है, वो बताते हैं। ये तू कहानियां तो कर रहा है, ईपीएस तेरी मार्केट ईपीएस में नहीं करती। ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर, तेरी मार्केट नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन में नहीं करती। तुम्हारी मार्केट में कंपनी की स्काई रॉकेट प्रॉफिट है, बेनजीर का सैचुरेशन होता है, मार्केट कंपनी नीचे गिरती। तुम्हारी मार्केट में पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, मतलब पेट्रोल की शेयर प्राइस नीचे गिरती है, पेट्रोल की प्राइस ऊपर है, शेयर प्राइस नीचे, कोई कनेक्शन नहीं। नेगेटिवली कोरिलेटेड। दुनिया पेट्रोल मांग रही है, हमारी प्राइस नहीं। दुनिया पेट्रोल नहीं मांगती। कोरोना में पेट्रोल कंपनी की प्राइस आसमान पे, पता नहीं क्या सोचते हैं हमारी मार्केट में, क्यों है एक एक्सपेक्टेशन कि जैसे कोरोना है लोग पेट्रोल पी लें ना ही तो मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद पेट्रोल कंपनी का। तो अगेन आपके एक यूनिक टेंजिबल एसेट्स होते हैं, और आप एक मिशन और विजन के जरिए अपने उन एसेट्स को क्रिस्टलाइज कर रहे हो। तो टेक्निक्स इंक्लूड द पॉटर 5 फोर्स मॉडल, पेस्टल एनालिसिस, सॉर्ट एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस, स्टेक होल्डर मैट्रिक्स मॉडल पे हम थोड़ी देर में हर मॉडल पे बात करना शुरू करेंगे। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस क्या है आपके पास, जनरेट ऑल प्रॉफिट। अच्छा, अब आपने डिसाइड कर लिया मेरे पास इंटरनल रिसोर्सेज है, मैंने एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कर ली, मैंने कंट्री वाइज इवैल्यूएशन कर ली, मैंने इंडस्ट्री वाइज इवैल्यूएशन कर ली, मैंने पूरा पेस्टल अप्लाई कर दिया, मैंने पॉटर 5 फोर्स अप्लाई कर दिया, मैंने अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस चेक कर ली, मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी थ्रेट चेक कर ली, मैं मेरा मिशन और विजन मैच कर रहा है, व्हाटएवर आई वांट टू सेल, मार्केट इकोनॉमीज के डेरिवेटिव्स
और मार्केट इकोनॉमीज के डाइवर्जेंस जो है वो मेरे हक में आ रहे हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट नजर आ रही है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ही हैपनिंग चल रहा है इस वक्त, मेरे पास टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स मौजूद हैं, मेरे पास इंटरनल रिसोर्सेज मौजूद है, मेरे पास फाइनेंस मौजूद है। अब चॉइस, स्टील सेक्टर में स्टील बिलेट्स भी बनते हैं, स्टील बार्स भी बनते हैं, ये जो लगी हुई है स्टील शीट्स भी बनती हैं, मैं बनाऊंगा तीनों काम स्टील। सेक्टर डिसाइड हो गया इन सेक्टर से, दिमाग में डिसाइड हो गया कि मेरे साथ जितने लोग अलाइन हो रहे हैं वो सारे स्टेक होल्डर खुश हो गए। असल चीज अब जो डिसाइड करनी है वो डिसाइड करना है चॉइस। क्या चॉइस होगी, क्या मैं बिलेट्स बना लूं, क्या मैं स्टील बार्स बना लूं, क्या मैं जो है वो शीट्स बनाऊं, क्या मैं फलां चीज बनाऊं, इंडस्ट्री के अंदर अपने क्या करूं। तो आई विल बी इवैल्यूएटिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। एक चीज बहुत बेस लेवल फाइनेंस से भी बन सकती है, एक चीज इंडस्ट्री वही रहेगी, एक चीज के लिए एक्सटेंसिव फाइनेंसिंग चाहिए होगी, एक चीज के लिए बेस लेवल ह्यूमन रिसोर्स की चाहिए, एक चीज के लिए एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, एक चीज के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होगी, एक चीज के लिए बेस लेवल एक्सपर्टीज चाहिए होगी। इसका मतलब है नाउ आई एम गोइंग टू डिसाइड ऑल पॉसिबल ऑप्शंस टू रीच माय मिशन and I'm going to analyze each and every option in regard with pros and cons that are available, and then at the end मैंने अपनी स्ट्रैटेजी और अपने बिजनेस को आज इनिशिएट कर। बात समझ आ रही है? क्लियर होती है? ब्रेक तो नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है आप सो रहे हैं। कर ले, चले ले ले आप एक 5-7 मिनट की ब्रेक लीजिएगा, ज्यादा नहीं लीजिएगा, जल्दी जाए और जो करके आना है वो करके आ जाए। मुझे भी नहीं आ रहा। Let's review. अच्छा, आप में से जो लोग ग्रुप पे एडेड नहीं है, काइंडली इसको अब मेरा नंबर अपने पास नोट कर ले, या मैं यहाँ पे आखिर में लिख दूंगा, ठीक है? जो ग्रुप पे एडेड नहीं है काइंडली वो ऐड हो जाए, क्योंकि वो ग्रुप पे ही हमारी अपडेट चल रही होती है। और पोर्टल वगैरह का एक्सेस भी आपको जो है वो फहीम उसी के थ्रू दे देगा आपको, आपके पास जो है वो एक आईडी बन जाएगी आपकी टीएससी की। ठीक हो गई बात? मूविंग फॉरवर्ड, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? अभी भी नहीं आ रही? मुर्तजा, आपको आवाज आ रही है बेटा? अहमद, तुम्हें भी क्लियर हो गई बेटा? अच्छा, जब मैं मूव करता, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ मूव कम कर। ठीक है बेटा। सर उसके बाद हमने, ओके परफेक्ट है बेटा, उसके बाद हमने स्ट्रैटेजिक चॉइस पे बात की। भाई आपके पास जितने पॉसिबल ऑप्शंस है आप उनको स्ट्रैटेजाइज करेंगे और उसमें से कोई एक ऑप्शन को चूज कर लेंगे, एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोज एंड कॉन्स एंड सेलेक्ट द स्ट्रैटेजी दैट बेस्ट सूट्स यू। सी स्ट्रैटेजी सिलेक्शन क्राइटेरिया अंडर नेक्स्ट हेडिंग। अब आप स्ट्रैटेजी सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये भी एक सवाल है। सर आपने ये तो कह दिया कि सेलेक्ट द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट aligns with your goal, but आपने ये नहीं बताया कि बेस्ट स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करने का तरीका होता क्या है। तो आओ लेट्स लुक एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ सेलेक्टिंग स्ट्रैटेजी। वो फोटोकॉपी बंद हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे देता हूँ, जिसको हैंडआउट नहीं मिला ना वो नेक्स्ट क्लास में दे देता हूँ।
वो भी ले लेना। मैं नेक्स्ट क्लास में ना हमारी नेक्स्ट क्लास होगी फ्राइडे वाले दिन। आपको पता है ना हमारा टाइम टेबल क्या है, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे 6:30 to 9 एंड दिस इज फॉर सितंबर। ठीक है, अक्टूबर में एक क्लास ऐड हो जाएगी और लेकिन होंगी सारी शाम में ही। ठीक है, कोई सुबह में नहीं हो सकती बिकॉज मैं भी ऑफिस जाता हूँ, मेरे ख्याल में आप लोग भी ऑफिस जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि संडे को होगी अगर, तो वो फिर सुबह में होगी, वो शाम में। तो ये सारी बात पहले मैं हो सकती है अगर तुम्हारी क्लास होती है तो वो मेरी भी होती है बेटा, मैं भी 12 से पहले नहीं आऊंगा। मतलब शाम का मतलब है कि मैं 6 के बाद नहीं रखूंगा, लेकिन मैं 2-2:30 बजे तक तो रख सकता। मैच वाले दिन क्यों भाई? ये देखिए, ये एशिया कप नहीं है, पाकिस्तान बर्बाद हो गया है इस वक्त। इधर देखेंगे मैच जी, और कोई बात बेटा? आपने सिर्फ पढ़ने के पैसे दिए हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन, उसके हम अलग से चार्जेस देंगे आपसे। स्ट्रैटेजी, और हमारे पास देखें हर चीज के, और सोचे आप टीएससी की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो 2,000 रुपए ब्रांड इमेज के भी होंगे अलग से। नहीं, ऐसा नहीं, स्क्रीन अच्छी है बट 2,500 भी दिएगा। नहीं है, 200 का डिस्काउंट ले लीजिएगा। लेट्स रिज्यूम स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। सर, स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन का क्या मतलब है और स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन बेसिकली कैसे रिलेट करता है? देखते हैं। कहते हैं implement the selected strategy, monitor the result, amend strategies if the desired result is not being achieved। देखिए, आपने implement कर दी, स्ट्रैटेजी बन गई, आपने स्ट्रैटेजी को implement कर दिया, आपने स्ट्रैटेजी को स्ट्रेटेजाइज कर दिया, और आपने आज सोचा कि मुबारक हो, मैंने एक कंपनी बना ली, मैंने उस कंपनी को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप इसके रिजल्ट को मॉनिटर नहीं करेंगे वक्त के साथ साथ, तो आप अच्छे रिजल्ट्स पे भी नहीं पहुंचेंगे। और आपको अमेंड करना है क्या, उन स्ट्रैटेजीज को जो आपको लगता है कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स पे नहीं लेके जा रहे। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ भाई, जब मैंने पहले साल लॉस किया ना, व्हेन आई वाज इन लॉस इन फर्स्ट ईयर, हाँ अहमद, वो मेरा काम है, वो आप परेशान नहीं हो उससे, बस मैं हर अटेम्प्ट में कवर करता हूँ, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। हो जाएगा बेटा, बिल्कुल कवर हो जाएगा। अब देखिए, अब डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको जो है ना 15-20 दिन की छुट्टियां दूंगा आखिर में। ठीक है, ये मैं आपको पहले दिन क्लियर कर दूं, तो अगर किसी को नहीं समझ आता तो वो जाना चाहे तो जा भी सकता है। मैं 15-20 दिन की छुट्टी नहीं दे सकता। 150 घंटे का कोर्स है आपका विद वर्कशॉप, जिसमें से आपने जो है ना 100 घंटे आपने लगाने हैं विद डिटेलिंग पार्ट, और बाकी का रिमेनिंग 50 आवर्स आपने लगाने प्रैक्टिस पार्ट में। तो 150 घंटे का टोटल कोर्स है। अब इस 150 घंटे के कोर्स का मतलब है कि दिसंबर 8 को अगर आपका पेपर है ना, तो आपकी लास्ट क्लास 28 ऑफ नवंबर तक जाएगी। ठीक है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि सर आप जल्दी खत्म कर दें, या इस तरह की मुझे मैसेज भी ना कीजिएगा। हर अटेम्प्ट में 2-4 बच्चे होते हैं, सर आप 28 तक नहीं 25 तक खत्म कर दे, 26 तक खत्म। मैं नहीं कर सकता यार। या तो आप बोलेंगे मैं ऐसे पढ़ा दूंगी, आपको समझ आए या ना आए बस पढ़ा दे, तो फायदा नहीं है उसका। देखिए, मेरे हाथ में पेपर नहीं है ना, अगर मेरे हाथ में रिजल्ट होता आपका तो मैं शायद आपको 2 दिन पढ़ाता, 40,000 लेता और मैं आपको सबको पास कर देता। ऐसा तो नहीं, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा ना, मैं किसी को बात बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक जनरल बात बोलूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं आपके पेपर को चेक करूंगा। पेपर कोई और बना रहा है, चेक भी वही बॉडी कर रही है, तो यू हैव अ चांस ऑफ पासिंग एंड फेलिंग दिस एग्जाम। आपको पता है बहुत महंगा पेपर है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपका 28 से पहले खत्म करूँ। मैं वर्कशॉप के साथ की बात करूँ, यानी आखिरी मॉक वाला जो क्लास होगी, मॉक होगा जिस दिन, उस दिन की बात कर रहा हूँ, वो 28 नवंबर, इससे पहले मैं नहीं कर। ठीक हो गई बात? चलो, स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन का मतलब क्या था? इंप्लीमेंट द सिलेक्टेड स्ट्रैटेजी, मॉनिटर द रिजल्ट, अमेंड द स्ट्रैटेजी एंड इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। तो अगर आपको, मैंने आपसे कहा था, देखें इनिशियली जब मैंने 12 लाख का नुकसान किया ना, तो आई वाज थिंकिंग कि ऐसा क्या, व्हाट वेंट रॉन्ग। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू गो रॉन्ग। हमने गलत कॉस्टिंग करी हुई थी डिशेस की, जिससे हमारी प्रॉफिट अमेंडमेंट्स होना शुरू हो गए। गलत कॉस्टिंग समझते हैं हमें, हालांकि इतने पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, मेरा पार्टनर सेठ है, तो वो सेठिया टाइप है, उसको पढ़ा लिखा नहीं आता। तो अगेन हमने थोड़ी गलत अमेंडमेंट की हुई थी, हमने थोड़ी गलत कैलकुलेशन करी हुई थी प्रॉफिट्स की, और कॉस्टिंग नहीं करनी आती थी। अगेन हमें थोड़ा सा ये वाले मसले भी फेस करना है। फिर हमें समझ आया कि हमारी क्वांटिटी, आपको पता है रेस्टोरेंट जो है, वो जब आपको कुछ खाने को देता है ना, तो वो हर चीज को पहले वे करता है। यानी वेजिटेबल डालेगा ना अगर एक डिश में, तो वो वे करेगा, यानी वो बोलेगा कि ये एक पाव है,
जैसे घर में तो अम्मी काटना शुरू होती है तो अम्मी अपनी मर्जी से काट देती, कभी सब्जी ज्यादा हो जाती है, कभी चिकन ज्यादा हो जाती है, ऐसे ही होता है। वहां रेस्टोरेंट में नहीं होता, एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी डिफाइंड होती है। यानी अगर आपको एक पाव आया तो एक पाव ही आएगी, अगर 1 किलो है तो 1 किलो ही चीज उसमें से आएगी। तो वो बड़ा कैलकुलेटिव वे में निकालते हैं ताकि हल्की सी भी कॉस्टिंग आपकी जो है ना वो डिविएट ना हो और आप नेगेटिव प्रॉफिट्स पे या लॉसेस पे ना चले। तो बहुत सारे फैक्टर्स मैंने सीखे वक्त के साथ साथ, एंड आई इम्प्लीमेंटेड दो स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन वंस अगेन। यहाँ तक क्लियर होती है बात? चले, मैं आज ज्यादा नहीं बढ़ा रहा आपको, मैं यहाँ पे अपना एक नंबर भी नोट करवा देता हूँ, ठीक है? आपने इस पे व्हाट्सएप करना है ताकि मैं जो हूँ वो आपको इसकी ग्रुप में ऐड कर दूं। हम अच्छा, किसी का कोई सवाल है तो सवाल भी पूछिए, अगर आपके पास अगले 5 मिनट है मेरे पास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, हाउ द क्लासेस आर गोइंग टू वर्क, या कुछ भी सवाल, तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। आप बताएं, कोई भी सवाल है तो यू कैन आस्क। अच्छा, वर्कशॉप का मैं बता दूं, देखिए हमारा स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि मैं आपको ना डिटेल नोट्स देता रहूंगा, साथ साथ हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। When we are going to reach at the end of our syllabus, most appropriately by 15th or 18th of November, तो मैं आपको 2 दिन का गैप दूंगा। 2 दिन के गैप के बाद 20th से 5 दिन का एक वर्कशॉप शुरू हो जाएगा। 20th से 5 दिन का वर्कशॉप शुरू हो जाएगा, उसके अंदर मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा और पूरा सिलेबस रिवाइज कराऊंगा, और उसके अंदर मैं आपको जो है वो SBL के स्पेसिफिक सवालात कराऊंगा, और उसमें काफी सारे क्वेश्चन हम करते हैं। हम जब वो कर लेंगे तो उसके बाद मैं 26 ऑफ नवंबर को आपका वर्कशॉप खत्म कर दूंगा, और 27 और 28 को 2 मॉक एग्जाम होंगे। 2 मॉक एग्जाम से पहले भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हुए होंगे, उसके ऊपर आपको करेक्शन मिल रही होगी। अब वो एग्जाम के क्वेश्चन कैसे करने हैं, किस प्लेटफॉर्म पे करने हैं, ACCA का अपना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने सॉल्व करना होगा। वो कहाँ पे होगा वो सब मैं आपको बीच में जब हम पहला सवाल करेंगे तो मैं गाइड करूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्कशॉप जैसे एंड होती है ना, तो उसके बाद मेरी इंस्ट्रक्शन हमेशा बच्चे को ये होती है कि आपने अब जिस दिन मेरा आखिरी क्लास होगी ना, आपने मेरे नोट्स लाके कबर्ड में डाल देना, उसको दोबारा नहीं देखना। अब आप मेरे वर्कशॉप वाले नोट उठाएंगे और उससे पढ़ेंगे, जो आप आखिरी दिन पेपर तक लेके जाएंगे। वो 5 दिन के नोट, पूरे नोट 100 पेजेस के, वो 5 दिन के 25 पेजेस के नोट, जिसमें सारी चीज इन डिटेल जो है वो आपके पास कंपनी जो है वो उसमें आ रही है। मूव करते हैं तो वॉइस खराब हो जाती है, सॉरी भाई। मैं नहीं, TSA का ग्रुप ही है बस, ठीक है? तो एक उसमें वो सारी चीज जो है वो उसके अंदर इंक्लूड कर दी जाती है। एक चीज, हर चीज बहुत ही टाइमलाइन के साथ चलेगी। उसका रीजन ये है कि हमारे पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अवेलेबल है। मैं क्लासेस ऑफ नहीं करता, यानी मेरी आदत नहीं है, अनटिल अनलेस कोई हैपेंड इवेंट हो जाए, जैसे लास्ट टाइम बारिशें हो गई थी, तो 18th के बजाय मैंने 20th 21st को सिलेबस खत्म किया था, और 28th के बजाय मेरा 29 तक वर्कशॉप किया। इतना लेवरेज मैं रख रहा हूँ इस दफा भी, कि कुछ भी हो सकता है। आपको पता है आजकल सुनामी, बारिश और ये सर्दियां, ये तीनों चीजें पूछ के नहीं आ रही, अपने अपने हिसाब से चल रही। तो मैं लेवरेज रखते हुए 29 तारीख तक का टाइम जो है वो आपको टेंटेटिव दे रहा हूँ। इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ भरोसा रखना है, लाइव फेस टू फेस लाइव या रिकॉर्डेड क्लास लेनी है, और सुकून से बैठ के चीजों को सुनना है। रिजल्ट्स भी बोलेंगे पुराने, वो भी शेयर कर दूंगा आपसे, और आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, और आपको स्ट्रक्चर जो है वो भी मैं वक्तन फवक्तन चीजों से अपडेट करता हूँ। क्लियर होती है बात? और किसी का कोई सवाल है? कोई किट वगैरह? अच्छा, इसकी किट नहीं होगी, इसके अपने एक मेरी क्वेश्चन बैंक है। वो क्वेश्चन बैंक ना प्रिंटर के पास गई हुई है, वो मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक आ जाएगी। अभी हमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन बैंक मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक आ जाएगी। जो ऑनलाइन वाले हैं उन्हें PDF मिल जाएगी, आप भी PDF चाहें तो PDF मिल जाएगी। लेकिन लास्ट टाइम मैंने एक एक्सपीरियंस किया, इससे पहले मैं लास्ट टाइम से पहले PDF नहीं देता। लास्ट टाइम मैंने एक छोटा सा एक्सपीरियंस किया कि जो बच्चा यहाँ आ रहा है ना, वो PDF में बड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि यार सर PDF से नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि आपने टाइप करना है, मतलब आप मोबाइल में देखें टाइप करें तो इट्स बेटर, वो एक कन्वेंशनल मेथड उन्हें समझ आता है। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आई डोंट वांट टू बर्डनाइज यू ऑन कॉस्ट, बट वो थोड़ी सी, एक तो किताब बड़ी मोटी है तो वो उसमें थोड़े से आपको जो है ना वो पैसे लगेंगे तो सही, लेकिन अगेन आपके ऊपर है। आप बोलेंगे PDF, मैं PDF शेयर कर दूंगा। आप बोलेंगे हैंड वो प्रिंटेड फॉर्म में, मैं प्रिंटेड फॉर्म में फाइन के बाद आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, ये किट है बस, आपने कुछ नहीं देना, जो लेना मैंने देना।
बिल्कुल जरूरी है। 2.5 महीने में 600 पेज पढ़ने बैठ गया ना तो लग बदल जाएगी आपको, आप नहीं कर सकते। मैंने आपसे यही कहा, देखिए मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, हालांकि मुझे बोलने दिया, 2.5 महीने में मैं आपको सब्जेक्ट की डेप्थ नहीं दे रहा, मैं आपको सब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। सर तो आप डेप्थ कब देंगे? आप सब्जेक्ट पास करके आए, यहाँ पे हमारा एक एडिशनल कोर्स में इंट्रोड्यूस करूंगा जिसकी चार्जेस 2 लाख रुपए हो जाएगी, और इंशाल्लाह मैं आपको इतनी इंसाइट दे दूंगा कि आप 2 क्या 2.5 भी पे करने को तैयार हो। बट आई डोंट थिंक सो कि आपको अभी इस चीज की पेपर पास कराना, हाँ करा दो। पेपर में नॉलेज उस तरीके के, यानी मैं अगर स्ट्रेटजी में बात करना चाहूँ तो अगले 2 दिन कर सकता, लेकिन मैं उतनी बात कर रहा हूँ जितनी मुझे जरूरत है। ठीक हो गई बात? और कोई सवाल? क्या पढ़ेंगे? अभी कुछ ना करें, अभी बस गो विद द फ्लो। पहला एंड आउट खत्म होने दे, दूसरा खत्म होने दे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप करेंगे, वहां से आपका मामला शुरू होगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? इस दफा पढ़े लिखे बच्चे लग रहे हैं यार। सर आपने रेस्टोरेंट ऑफिस नहीं खोला? हो रहे, रेनोवेट हो रहे, इंशाल्लाह जल्दी। जी, एनी अदर पर्सनल या प्राइवेट या एजुकेशन रिलेटेड सवाल है तो पूछ सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। क्विज, बिल्कुल क्विज होंगे आपके। टर्म टेस्ट तो नहीं होते, क्विजेज होते हैं। अहमद तुम एसीसीए के ही हो गया, टर्म टेस्ट कहाँ पे होते हैं यार? ये आप लोगों के साथ है? नहीं। अच्छा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई पर्सनल सवाल भी पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप सबके पास है। ओके ओके ओके, आप मेरा व्हाट्सएप सबके, देखिए हमारे पास ना जो ऑनलाइन में वो ज्यादातर लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची के बाहर से, फिर हमारे पास एक रिकॉर्डेड पोर्टल पे काफी सारे पाकिस्तान से बाहर के भी लोग मौजूद हैं, तो हम सबको सिंक करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बड़ा कनेक्टेड रहता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे। ऐसा ना हो कि एक बच्चा पहले दिन बैठे और मैं उससे आखिरी दिन पूछ रहा हूँ कि बेटा पेपर पास हुआ या फेल हुआ। तो हम जरा तो अगर मैं आपको बीच में कनेक्टेड ना हो तो आप खुद भी मुझसे सलाम दुआ कर लिया करें, अच्छी बात होती है कि आप करें। ठीक हो गई बात? चलो यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे 6:30 to 9, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम सैटरडे को थर्ड क्लास रखेंगे एंड वी विल गो विद द फ्लो। मैं मंडे से पहले अपना बैच की रजिस्ट्रेशन क्लोज करवा दूंगा, मतलब क्लोज करने का मतलब मैं नए बच्चों को फिर नहीं डालना चाहूंगा, ताकि हम फ्लो में चीजों को शुरू कर दें। तो अगर आपका कोई दोस्त वगैरह आना चाहता है तो उसे काइंडली बोल दीजिएगा कि फ्राइडे या सैटरडे तक वो आ जाए, एटलीस्ट एक क्लास ले ले ताकि वो साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में